नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के हमारे एजेंडा में 3 चैप्टर शामिल हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया इसमें चार्जेबिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा होगा सप्लाई का। शिद्दत से, इत्मीनान से इन बातों को तमाम को पढ़ के चलेंगे। क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप यहाँ से थ्योरी को पढ़ें और क्वेश्चन आंसर हाथ के हाथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कमावेशी रह जाती है वो भी इसके साथ में पूरी हो जाती है। ठीक है, चलो साहब बात को बढ़ाते हैं। क्या हाल है सर जी? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो मालिक। जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देखकर चलेंगे। इस चैप्टर में 4 सेक्शंस का इस्तेमाल किया गया है, 3, 4, 5 और 6। सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं अपने, जो आईआरएस अधिकारी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनकी रैंक कैसे बांटी जाती हैं। सेक्शन नंबर जो 4 होगा वो बताएगा कि आईआरएस अधिकारियों के नीचे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसे कौन अपॉइंट करता है और वो क्या करते हैं। उसके बाद में 5 और 6 नंबर के सेक्शन आएंगे। 5वां सेक्शन बोलेगा इंटरनल पावर एक्सचेंज और 6वां सेक्शन बोलेगा एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज। ठीक है साहब? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 जो कि आईआरएस अधिकारियों की यहाँ पर बात कर रहा था, कह रहा जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करके चलेगी इन आईआरएस अधिकारियों को। जहाँ तक सवाल है रैंक का, तो एक लेवल आपका ये आता है प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, और दूसरे हैं चीफ कमिश्नर। दूसरे स्टेज पर आते हैं आपके प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। अगले स्टेज पर आते हैं एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स की यहाँ पर बात करी जा सकती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो पुराने अपने एक्साइज वाले लोग थे उनको यहाँ पर सीजीएसटी ऑफिसर के तौर पे तैनात किया जाएगा, और जो वैट के अंदर हुआ करते थे उनको एसजीएसटी ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाएगा। तो ऐसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। जो सेक्शन नंबर 4 है वो बात करता है इनके नीचे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, एसएससी बेसिकली क्वालिफाई करके आते हैं वो लोग, इंस्पेक्टर वगैरह जो रैंक के व्यक्ति होते हैं, कह रहे सीबीआईसी विल अपॉइंट, उनकी अपॉइंटमेंट सीबीआईसी करके चलेगा। ठीक है सर जी। आपको ध्यान होगा मैंने डिपार्टमेंट को एक प्रकार से पत्नी के रूप में यहाँ पर डिसाइड किया है, मतलब टैक्स पेयर हस्बैंड है और ये पत्नी के रूप में होते हैं। तो पत्नी के लिए कुछ सपोर्टर्स भी चाहिए हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो उसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं मायके वाले सीबीआईसी। सीबीआईसी वो है जो कि डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन जारी करता है। जैसे माँ अपनी बेटी के लिए कुछ सिखाती पढ़ाती है, कुछ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देती है और बेटी उनको सहज तौर पर फॉलो भी करती हैं। तो सीबीआईसी जो कि मायके वाले हैं वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे अपनी बिटिया के लिए सपोर्टिंग स्टाफ। हालांकि ये सीबीआईसी अपनी इस पावर को डेलीगेट भी कर सकता है। अगर मेरे पास कोई पावर है तो मैं इसको आगे दूसरे व्यक्ति को पास ऑन भी कर सकता हूँ। तो कह सकते कि बिटिया तू खुद ही देख लेना, हम मायके से इतनी दूर से क्या तुम्हारे लिए अपॉइंट करें, तुम्हें जो ठीक लगे तुम अपने लिए सपोर्टर्स को अपॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो डेलीगेशन है ये डेलीगेट किया जाएगा एसी, डीसी या अबव रैंक के अधिकारी सपोर्टिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां सेक्शन आता है इंटरनल पावर एक्सचेंज का। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी 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 साहब, आज तो 20 साल के लग रहे हो। लगने का क्या मतलब है? 20 साल तो नहीं, मेरी उम्र ही कुल 24-25वां लगा है अभी। ठीक है सर जी। और अब आपको ऐसे ही दिखाई देगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि भाई इंटरनल पावर एक्सचेंज को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को जो काम असाइन किया गया है वो वही काम करके चलेगा। इनको अधिकारियों को काम कौन असाइन करता है, इनकी मदर बॉडी कौन है? भाई मेरी तो अधिकारियों से बातचीत होती रहती है, तो जब भी मैं देखता हूं तो उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, सीबीआईसी सीबीआईसी सीबीआईसी। जैसे बिटिया के मुंह से मेरी माँ, और होना भी चाहिए प्यार।
तो ऐसे ही यहां पर बोलते हैं कि जो काम माँ ने सौंपा है बेटी को, यानी कि जो काम सीबीआईसी ने अधिकारियों को दिया है कि आपको ये काम करने हैं, तो सब अपना अपना काम करके चलेंगे और अपने काम के लिए प्रत्येक अधिकारी को प्रॉपर ऑफिसर बोला जाता है। द ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तो उस टास्क के लिए उसको बोला जाता है यहां पर आपका प्रॉपर ऑफिसर। आगे है इंटरनल पावर एक्सचेंज। बताया जाता है कि जो सीनियर ऑफिसर होता है क्या वो जूनियर की कुर्सी पर बैठ सकता है। मतलब मोटे तौर पर पूछना चाहता हूं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एसएसपी साहब होते हैं, हाँ सर, और एक सीओ कह लो या इंस्पेक्टर कह लो। एक दिन एसएसपी थाने पहुंच जाते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जो थानेदार है क्या उसकी कुर्सी पर एसएसपी साहब बैठ सकते हैं? जो थानेदार का काम है, जिस तरह की उसकी वर्किंग है, जो उसके हिस्से में आती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको एसएसपी साहब पूरा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यानी कि सीनियर जूनियर की कुर्सी पर बैठ सकता है। दूसरा, क्या सीनियर अगर छुट्टी मनाने जा रहा है तो क्या अपने जूनियर को अपनी कुर्सी सौंप कर जा सकता है कि मेरी एब्सेंस में मेरा कार्यभार तुम संभालना? यस, ऐसा होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो कभी इधर उधर ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए कभी कभी क्या होता है कि डीएम की जो कुर्सी होती है वो खाली हो जाती है, तो फॉर द टाइमिंग उसके नीचे जो होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी आईएएस अधिकारी होता है, तो वो डीएम का कार्यभार कुछ समय के लिए संभालता है। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि सीनियर और जूनियर इंटरनली पावर को एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं नो क्रॉस एम्पावरमेंट। देखिए, ये जो अपलेट अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, जो पहली वाली अपलेट अथॉरिटी होती है, फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी, तो उसमें कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर रैंक के व्यक्ति बैठे होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो अपील वाला होता है। तो क्या वो इस खेल में कुर्सी बदलने के फेर में शामिल हो सकते हैं? जी नहीं, वो एक डिफरेंट बॉडी हो गई। एक तरफ एडजुडिकेटिंग बॉडी होती है यानी कि पत्नी, एक तरफ टैक्स पेयर होता है। इन दोनों के बीच में झगड़े जब होते हैं तो वो अपलेट वालों के पास में जाते हैं। तो अपलेट वालों का काम कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही वो किसी और की कुर्सी पर बैठेंगे और ना ही अपनी कुर्सी पर किसी को बैठने देंगे, क्योंकि उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये हो गई आपकी इंटरनल पावर एक्सचेंज की बातें। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज। एक्सटर्नल में एक्ट से बाहर निकलना है। अभी तक विद इन द एक्ट बात कर रहे थे, अभी एक्ट से बाहर निकलते हैं। क्या सीजीएसटी अधिकारी एसजीएसटी अधिकारी का काम कर सकता है? यस। क्या वाइस वर्सा पॉसिबल है? यस। यानी कि एक एक्ट का अधिकारी दूसरे एक्ट के अधिकारी का काम कर सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 हिस्सों में बटी हुई है। अब जैसे दिल्ली साउथ के अंदर मान लीजिए अपॉइंटमेंट है सीजीएसटी अधिकारी की, बिल्कुल ठीक है। यहाँ दूसरे एरिया में एसजीएसटी अधिकारी की, क्योंकि एक एरिया में दोनों अधिकारी थोड़ा ना होंगे भाई, क्योंकि लॉ तो एक ही जैसा है, एसजीएसटी सीजीएसटी। दिल्ली नॉर्थ में बैठते हैं सीजीएसटी के अधिकारी और वेस्ट में बैठते हैं एसजीएसटी के अधिकारी, ठीक। अगर मेरा कोई रिफंड बनता है और मेरा जुरिस्डिक्शन ये वाला यहाँ पर पड़ता है, सीजीएसटी का 50,000 का है, एसजीएसटी का रिफंड में मेरा 50,000 का यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो जब मैं एप्लीकेशन लेकर जाऊँगा तो क्या ये सीजीएसटी का अधिकारी मेरे एसजीएसटी के रिफंड को भी ग्रांट कर देगा या नहीं करेगा? द आंसर इज यस। सीजीएसटी अधिकारी सीजीएसटी फंड से ही ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देगा और बाद में गवर्नमेंट अपने यहाँ पर रिकनसाइल चीज़ों को कर लेगी। इसी प्रकार से मान के चलिए कोई रिफंड या डिमांड, एज द केस में भी जो भी केस बन रहा हो, अगर एक व्यक्ति का यहाँ बनता है और उसका जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है वो दिल्ली वेस्ट है, वहाँ पर एसजीएसटी अधिकारी अपॉइंटेड है, तो क्या वो यहाँ पर डिमांड हो या रिफंड हो जो भी है, क्या दोनों के बारे में देख सकता है? द आंसर इज यस। अगर डिमांड करनी है तो दोनों को डिमांड कर सकता है, रिफंड देना तो दोनों को रिफंड भी यहाँ पर वो दे सकता है। ऐसे करके बाद में गवर्नमेंट आपस में चीज़ों को रिकनसाइल कर लेती है। ये बोलेगा भैया मैंने सीजीएसटी फंड से तुम्हारे एसजीएसटी फंड का पेमेंट किया, लाओ मेरा पैसा लाओ, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये आपस में रिकनसिलेशन कर लेते हैं। इज इट ओके? यस सर। तो ये थे आपके अधिकारियों की बातें, इंटरनल पावर एक्सचेंज और एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज, ऐसे करके, और चैप्टर यहाँ पर आकर आपका समाप्त हो जाता है। बताइए बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? 3, 4, 5, 6 सीनियर की अपॉइंटमेंट, जूनियर की अपॉइंटमेंट, इंटरनल पावर एक्सचेंज और एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज, ऐसे करके यहाँ बात बोल दी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है, राधे। ओके सर जी। अगला चैप्टर आता है यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आईजीएसटी का। इस चैप्टर को हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, एग्जाम्शन चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पर हम लौट कर आएंगे। तो तब तक के लिए अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। चल मेरे बच्चा, चल 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 चल, यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज एंड चार्जेबिलिटी का, और अगला वाला चैप्टर मैंने पूरा रीडिज़ाइन यहाँ पर कर दिया है और एक तरह से हैंड रिटन के तौर पर मैंने इसको तैयार किया है। सेक्शन नंबर 1, इसमें 2 तरह की बातें होंगी। एक, हम लोग यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन जो है अपना,
उसकी बात करके चलेंगे और उसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पर बात करी जाएगी। हमारी जो रेलगाड़ी है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट मोमेंट पर आपको बुक से पढ़कर जाना ही पड़ेगा। मैंने चार्ट्स आपको दिए हैं बड़े बड़े, लेकिन बाबू मेरे वो तब के लिए जब आपका समय बहुत ही कम होता है, वो तब के लिए है। लेकिन जब इतना समय आपके पास में होता है, 17-18 घंटे आपके पास में होते हैं, तो एक बार जब तक ये चीज़ें, लाइनें, किताबें, थ्योरी आगे से नहीं निकलती है, तब तक दिक्कत रहती है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, कि भाई इसका नाम क्या है, सीजीएसटी एक्ट कहाँ तक फैला हुआ, पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए। और कमेंसमेंट कब हुआ था इसका, 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आगे आता है आपका सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के 5 सब सेक्शन बने हुए हैं, और जो 5 सब सेक्शन है उनमें कैसी कैसी बातें होती हैं। पहले सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर यहां पर बोलता है कि भाई एनसीएम लगेगा, मतलब सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी होगा। एनसीएम कह लो या एफसीएम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। सप्लायर लाइबल टू पे ड्यूटी हो जाएगा। जो तीसरा और चौथा सब सेक्शन है, इसमें बोलेंगे आरसीएम की पावर दी हुई है। भाई साहब इधर इधर, आरसीएम की पावर दी गई है कि रेसिपिएंट आदमी कब, किन सिचुएशंस में जीएसटी का पेमेंट करेगा। और 5वें सबसेक्शन में बोलते हैं कि नीदर एनसीएम नॉर आरसीएम, जैसे होता है ना कहावत है कि पति पत्नी और वो, तो यह ना पति पेमेंट करेगी ना पत्नी पति पेमेंट करेगा, यहाँ तो कोई और ही जो तीसरा पर्सन थर्ड आई वही यहाँ पर पेमेंट करके चलेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 5 सबसेक्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं। ये इसका टेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है और उसके आगे मैंने इसको एनालाइज भी कर रखा है, ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जो आपका सेक्शन 9(1) और 9(2) है, इसमें क्या है, जो मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है जिस्ट ऑफ जीएसटी, अगर नहीं है तो मेरी वेबसाइट में फ्री रिसोर्स में पड़ा हुआ है, निकाल लीजिएगा। उस डायग्राम के हम ऊपर वाले हेडिंग को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा चार्जिंग सेक्शन तैयार हो जाता है। उसमें सबसे पहला बॉक्स आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है मालिक, यस। तो सबसे पहला में यही बताया गया है कि देखिए चार्जेबिलिटी के लिए क्या है कि एक गुड्स या सर्विस का होना अति आवश्यक है, लेकिन 2 चीज़ों को चार्जिंग सेक्शन ने बाहर कर रखा है। एक वो 5 तरह के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो उनके लिए बोला है कि भाई जब जीजा जी कहेंगे तब लगाएंगे, मतलब जो जीएसटी काउंसिल आदेश देगी तो इस पर जीएसटी लगाया जाएगा। और जो शराब है वो पूर्णतया यहाँ की दुनिया से बाहर है। इसके अलावा जो बाकी गुड्स बचे और जो सर्विसेज बची हुई हैं उसके ऊपर ये प्रोविजंस आपके अप्लाई करवाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है उसमें बॉक्स के अंदर सप्लाई का, कि गुड्स सर्विस तो है लेकिन उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए, उसकी यहां पर सप्लाई भी होनी चाहिए। सप्लाई है तो ही हम जीएसटी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब चूंकि ये सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है तो उसमें बोलेंगे इंट्रास्टेट, जो सप्लाई का नेचर है वो इंट्रास्टेट होना चाहिए ताकि हम सीजीएसटी को लगा सकें। ऐसी एक डेफिनेशन आपकी दे रखी है एसजीएसटी एक्ट के अंदर, और मिलती जुलती डेफिनेशन आपकी आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी दे रखी है। तो यहां पर इंट्रा बोला जाएगा, ठीक है सर जी। एंड उसके बाद यहां पर जो रेट हो सकता है मैक्सिमम, वैसे आप जानते हैं कि जीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है थियोरेटिकली वो 40% है, ठीक है, और जो प्रैक्टिकली मैक्सिमम रेट है वो उसका 28% है। तो इसके चलते जो सीजीएसटी है उसका प्रैक्टिकल मैक्सिमम रेट 14% हो गया और थियोरेटिकल मैक्सिमम रेट इसका यहाँ पर 20% करवा दिया जाता है। उसके बाद में ये जो सप्लाई है टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए, एग्जम्पशन की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हम लोग। और वैल्यूएशन जो किया जाएगा सेक्शन 15 के मुताबिक वैल्यूएशन यहाँ पे हम करके चलेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमारा जीएसटी का रेट बनता है उससे ड्यू डेट पर हम अपना जीएसटी का पेमेंट करेंगे। और ड्यू डेट निकाली जाती है टाइम ऑफ सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। और 1 और 2 हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बोलेंगे सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी यहां पर करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। वो सारी बातें आपकी यहां पर आ जाती हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं 9(3) को लेकर। 9(3) के अंदर बोला जाता है कि भैया यहां पर एक आपका सप्लायर है और यहां पर रेसिपिएंट होता है। कभी कभी हमारा जो रेसिपिएंट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, सॉरी सप्लायर, कभी कभी सप्लायर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मान लीजिए इंडिया के बाहर बैठा हुआ है। दूसरा, कभी कभी ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ताल्लुकात रखते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट हो गया, या कभी कभी हमें इनसे डर लगता है जैसे कि एडवोकेट हो गया। ऐसे मामलों में हम इससे गुस्ताखी कर नहीं सकते जीएसटी मांगने की, तो इसलिए हम इसकी गर्दन पकड़ लेते हैं कि तू कौन के मैं खामोखा। इसको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा कि तू ही तू सतरंगी रे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम अपने लिए आगे सप्लायर तो हो ही हो,
लेकिन हमारे लिए यहाँ इस पर्पस के लिए भी हम तो आप ही को सब कुछ मान के चलेंगे। एंड यू आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जो लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, चूंकि ये इनवार्ड सप्लाई से है, इसलिए वो आपके यहाँ इनपुट टैक्स में ही काउंट की जाएगी और अकॉर्डिंगली आप उसका आईटीसी भी बुक कर पाएंगे, बशर्ते कि आप सेक्शन 16 की अदरवाइज कंडीशंस को पूरा करते हो। 9(4) एक बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट लेकर आता है भाई साहब। इधर ये बोलता है कि देखिए, जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है और जो रेसिपिएंट आदमी है वो एक रजिस्टर्ड है, तो वहां पर हम लोग आरसीएम लगाकर चलेंगे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो काफी इसका विरोध किया गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं बैठता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सप्लायर अपना रजिस्टर्ड है तो इससे ले लेंगे, अनरजिस्टर्ड तो इससे ले लेंगे, तो बड़ा गलत सा प्रोविजन हो जाता है। लेकिन अभी ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन जगत के ऊपर एप्लीकेबल करवाया जाता है, जहां पर कि सीमेंट है उसके ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा, अगर इस सिचुएशन में फिट बैठते हो तो, कि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बात कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं उनके संबंध में भी ऐसा किया जाता है, ठीक है सर जी। एंड जो इनपुट सर्विसेज होती हैं उनके संबंध में भी कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, उसमें बोलते हैं कि 20% तक अगर आपकी इनपुट सर्विस फॉल कर रही है तो उस पर ना एनसीएम लगेगा ना आरसीएम लगेगा, और 20% से ऊपर आप जितना भी सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाएगा। इसकी डिटेल आपको मिलेगी रिवर्स चार्ज के चैप्टर में जाकर, 9(4) का एलाबोरेशन वहां पर किया गया है। 9(5) बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के संबंध में। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं। तो हमने इस डिस्कशन को दो भागों में बांटा है। एक तरफ है 3 तरह की स्पेसिफाइड सर्विसेज, और बाकी जो सर्विसेज हैं और जो तमाम प्रकार की गुड्स हैं वो दूसरी साइड में आपके आ जाते हैं। जो 3 तरह की स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं, इसमें अक्सर देखने में ऐसा आता है कि जो रियल सप्लायर होता है वो एक छोटा आदमी होता है, और सेक्टर बहुत बड़े हैं। तो यहां पर थोड़ा डिफरेंट प्रोविजन सरकार ने निकाला है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर की बात करें तो सेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो सप्लायर होता है वो बहुत छोटा है, यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो। तो इसके लिए हमने बोला कि भाई देख, जो ड्राइवर आदमी है वो तेरा यहां पर है, और ये जो पैसेंजर है ये बेसिकली इंडिविजुअल लोग ही होते हैं, किसी को एयरपोर्ट जाना, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, सोनू मोनू यहाँ पर होते हैं ये, और ये बैठा होता है इनका ताऊ यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सप्लायर वास्तव में तो ये है और ये रेसिपिएंट है, लेकिन इससे जीएसटी कलेक्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम दिखता है, क्योंकि ड्राइवर से जीएसटी मांगोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, रिटर्न मांगोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है, और वो संभव भी नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा कि तू है भाई, तू ये डीम्ड सप्लायर इसको बोल दिया गया इस सर्विस के संबंध में। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो इसमें तो ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ही यहां पर आपका बनेगा डीम्ड सप्लायर एंड लाइबल टू पे जीएसटी हो जाएगा। होटल अकोमोडेशन की बात करते हैं, यहां पर देखिए ओयो की बात करते हैं। आप क्या जानते हैं कि जो ओयो के होटल्स हैं वो काफी बड़े बड़े भी हैं, है ना। और ओयो के जो होटल्स हैं, जो ओयो को से लिस्टेड करा रखा है, वो शायद एक एक कमरे के भी होटल हैं। मैं गया था देहरादून, मैंने देखा था कि गली गली में एक एक हर कमरे पर ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। लोगों के घर बने हुए हैं, और जो बाहरी कमरा है और टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो भी उससे अटैच कर रखा है, और वो उस पर ओयो का बोर्ड लगा रखा है, एक कमरा हम किराए पर दे सकते हैं। तो जो गली गली मोहल्ले में इतने सारे खुले हुए हैं, छोटे छोटे होटल टाइप खुले हुए हैं, तो मुझे बताइए क्या इन लोगों से जीएसटी वसूल करना संभव होगा? क्योंकि इनका जो टर्नओवर है वो 10-20 लाख के दायरे में ही आता है। तो जहां पर ये छोटा है, जहां पर ये छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे होटल बने बैठे हैं, तो यहां पर ओयो को डीम्ड सप्लायर बोल दिया जाता है। लेकिन जहां पर होटल खुद बड़ा है तो नेचुरली फिर हम उससे जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर नॉर्मल चार्ज के तहत ही, नॉर्मल तरीके से ही जो रियल सप्लायर है उससे यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मिसलेनियस यूटिलिटीज की बात करते हैं, जैसे कि अर्बन क्लैप नामक एक ऐप आपका आता है, या यूसी जो अर्बन कंपनी कह सकते हैं आप उसे। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे लोग हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राई क्लीनर वाले हों, वो इससे जुड़े हुए होते हैं। जनरली ये लोग छोटे छोटे होते हैं जिनका टर्नओवर 10-20 के दायरे में ही आता है, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होता है। तो यहां पर जो अर्बन क्लैप है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसी को डीम्ड सप्लायर बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ केस में ये बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ड्राई क्लीनर है या ब्यूटी पार्लर की सर्विस देने वाले हैं। अगर बड़ा है तो बेहतर है, अगर बड़ा है जीएसटी दे सकते हो फिर तो रियल से ही लेंगे। लेकिन अगर रियल ऐसा दिखता है सप्लायर कि जो जीएसटी भरने में असमर्थ है, तो फिर हम अपना जो डीम्ड सप्लायर है ई कॉमर्स ऑपरेटर, इससे जीएसटी ले लिया जाएगा। तो नटशेल में बात यह है कि उबर ओला वगैरह के केस में ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला भरेगा।
दूसरा, होटल अकोमोडेशन में डिपेंड करता है। होटल छोटा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ओयो भरेगा, और होटल बड़ा है तो खुद भर देगा। ऐसे मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा अगर ये का जो रियल सप्लायर है वो छोटा है, और अगर रियल सप्लायर बड़ा है तो फिर वो खुद अपना टैक्स यहां पर भर देगा। सिंपल वर्डिंग्स में निकल के आता है। अब बात आती है व्हाट अबाउट अदर सर्विसेज, जैसे स्विगी हो गया, आपका रेस्टोरेंट की सर्विस देता है, और ढेर सारी सर्विस यहां पर होती हैं। गुड्स वाली वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, एटसेट्रा है। इनके संबंध में क्या आता है, तो इनकी जो कनेक्टिविटी आती है, तो इसमें चूंकि ये प्रोविजन 95 एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल सप्लायर है वही यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। अच्छा जी, तो यहां पर मालिक ये जो अपना ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है अंडर सेक्शन 24, आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा, यहां पर अगर ये गुड्स का सेलर है तो इसका भी अंडर सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए यहां टीसीएस का कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 52 भी लॉन्च कर दिया जाता है, ताकि ट्रांजैक्शन को ठीक से हम ट्रैक कर सकें। हालांकि यहां पर सेलर अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10-20 लाख की लिमिट के बाद ही होता है, लेकिन अगर गुड्स में डील करने वाला है, जैसे बहुत सारे घरों में देखा होगा, जो हाउस होल्ड लेडीज होती हैं, आई मीन टू से जो घर में काम करती हैं, तो वो अपना बिजनेस करती है, लाइक साड़ियों का बिजनेस कर लिया, तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने आप को लिस्ट करा दिया और घर से भाई साहब काम चल रहा है। सेक्टर बहुत बड़ा है लेकिन सप्लायर थोड़ा छोटा होता है, तो यहां पर आकर इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आपको ना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, हर हाल में करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एचएमटी वाला मामला है, ये तीन आ गए ना, होटल अकोमोडेशन और मिसलेनियस यूटिलिटीज, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। एचएमटी के केस में क्या टीसीएस का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां तो हमने डीमिंग फिक्शन अप्लाई कर रखा है, जिसके चलते चीजें अब हमारे कंट्रोल में है, तो यहां पर ट्रैक करने के लिए अदरवाइज हमें टीसीएस कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस साइड में टीसीएस नहीं आएगा, बल्कि इस साइड में अपना टीसीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाया जाता है। इज इट ओके मेरे बच्चा? हाँ बोलो हाँ। बच्चा आशुतोष, हम बात कर रहे हैं मई 2022 एग्जाम की। ओके, उसके बाद में आगे आइएगा, तो ये हमारी बात होगी बाबू, आपका चार्जिंग सेक्शन 9 कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल एज इट इज डिट्टो वर्डिंग्स पर आपका सेक्शन एसजीएसटी एक्ट के अंदर दे रखा है। बस अंतर इतना आएगा कि यहां पर सीजीएसटी लिखा हुआ है, वहां पर ये चीज एसजीएसटी के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा ही सेक्शन आईजीएसटी के अंदर भी है, लेकिन वहां पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली। जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां लिखा मिलेगा भाई देखो, यहां तो नेचर ऑफ सप्लाई आपका इंट्रा है, और वहां पर नेचर ऑफ सप्लाई आपका इंटरस्टेट आ जाता है, ठीक है। यहां पर जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रेट हैं जीएसटी के 14 और 20 हैं, और वहां पर आपके 28 और 40 प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मैक्सिमम रेट आपके दे रखे हैं। ठीक सर जी। स्पेशल प्रोविजन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आईजीएसटी के अंदर है कि जब हम इंटरनेशनली इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो बीच में कुछ आता है। कौन आ जाता है? कस्टम डिपार्टमेंट आ जाता है। तो बोल दिया गया कि भैया देखो, पहले भी तो तुम ही करते थे ना। पहले क्या हुआ करता था कि देखो साहब, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, यहाँ पर वैट लगाया जाता था, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर भी हम लगाते थे पैरिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम CVD 31 और CVD 35 अपने लगाया करते थे। अब चूंकि ये लगभग आपके खत्म हो गए हैं, तो इधर से CVD 31 और 35 आपके यहाँ से खत्म हो गए हैं, मतलब जिनके संबंध में है तो उन पर लगेगा, लेकिन मेजरली आपके 31 और 35 खत्म हो गए हैं वैसे करके। अब यहां इनकी जगह आ गया आपका जीएसटी, तो इधर आ जाएगा आपका CVD 37, यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। CVD 37 का मतलब जो आपका IGST है वो यहां पे लगाया जाता है, जिसका लेवी और कलेक्शन कस्टम टैरिफ एक्ट के तहत यहां पर करवाया जाता है। तो वो वाली बात यहां आपकी अलग से लिखी हुई है। दूसरा, अगर हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर भी क्या ऐसी बात होगी? जी नहीं, क्योंकि जब सर्विस इंपोर्ट की जाती है तो बीच में कस्टम डिपार्टमेंट नहीं आता है, इसलिए वहां पर ऐसी वाली कोई बात नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभिषेक हाँ बच्चा, राम राम बच्चा। तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन यहां पर आकर खत्म हो गया। 912 में सप्लायर पे करेगा, 934 में रेसिपिएंट पे करेगा, 95 में वो यहां पर पे करके चलेगा। ठीक है, हाँ बोलते रहा करो, हाँ हाँ बोलते रहा करो, हाँ हाँ सर जी, हाँ जी जी जी। बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज की लेकर, तो यहां डेफिनेशन दे रखी है, हालांकि कई बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। गुड्स क्या है? किसी भी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसे यहां पर गुड्स कहा जाता है। मोरओवर कुछ चीज़ों में डाउट यहाँ आपको आ सकता था, जैसे कि खड़ी हुई फसल हो गई, पेड़ हो गए, ऐसे वैसे जो चीज़ें होती हैं, या इमूवेबल स्ट्रक्चर में कोई धसी हुई चीज़ है तो उनको क्या बोला जाएगा? तो कह रहे भैया जी इनको भी हम गुड्स ही बोलकर चलेंगे, क्योंकि हमें कवरेज एरिया बढ़ा के चलना है शुरू में। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो एक्शनेबल क्लेम है उसको भी यहाँ पर गुड्स ही कहा गया है।
हालांकि सिक्किम हाईकोर्ट ने पहले कहा था जब जीएसटी नहीं आया था कि एक्शनेबल क्लेम वास्तव में कुछ भी नहीं है, ना गुड्स है ना सर्विस है, और सत्यता तो यही है। लेकिन चूंकि हमारा पर्पज यहां अलग था, एक्शनेबल क्लेम में के 4-5 रूप आते हैं, जैसे बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, है ना, और अनसिक्योर डेट्स आ जाते हैं, पेंडिंग लिटिगेशंस आ जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह अपने आ जाते हैं। तो बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पर पुराने समय में एक टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाकर चलती थी, तो अब उस रेवेन्यू को इंटैक्ट यहाँ पे रखना था, तो इसलिए हमें इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाना था। तो हमने एक्शनेबल क्लेम को पूरे को पहले गुड्स बोला, और गुड्स बोलकर इन तीन चीज़ों को हमने सप्लाई वाले बॉक्स से बाहर निकाल दिया कि बाकी फॉर्म जो होंगी वो आपकी सप्लाई नहीं बनाई जाएंगी, ऐसे करके। सर्विस क्या है? दिल खोल दिया, एनीथिंग, दिल खोल दिया, एनीथिंग अदर देन जो गुड्स होगा वो आपका यहां पर सर्विस बोल दिया जाएगा। सर्विस 2 रूपों में हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है और आपकी ये पैसिव भी यहां पर हो सकती है। एक्टिव का मतलब डू समथिंग, पैसिव का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना भी कुछ करने के समान ही होता है। जैसे नॉन कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, किसी भी तरह के कैंसिलेशन चार्जेस हो गए। जैसे मान के चलिएगा कि यहां पर एक बच्चा है और उसकी शादी होने वाली है और उसने बैंड वाले को 5,000 रुपये दे दिए कि भैया 2 महीने बाद आना, ये इस डेट पर आना और मेरे घर आकर बैंड बजा देना। अब बच्चे का मान लो ग्रुप रुक जाता है या कोई और वजह हो जाती है या ब्रेकअप हो जाता है, व्हाटएवर, शादी कैंसिल हो जाती है, तो अब उसके पास जाएगा कि भैया मेरा बैंड पहले बज चुका है, अब तू और बजाने के लिए मत आइयो। वो कह रहा भाई साहब जो 5,000 एडवांस दिए यार तुम्हारे चक्कर में यार मेरी बुकिंग खराब हो गई, ये वो फलाना ढिमका। कह रहा ठीक है यार तू रख ले। तो उसने जो पैसा फोरफीड कर लिया वो किस लिए रखा? बैंड बजाने के लिए, बैंड ना बजाने के लिए? बैंड ना बजाने के लिए। तो इसलिए वो पैसा भी एक प्रकार की सर्विस में काउंट किया जाएगा और वहां पर जीएसटी की बात करी जाएगी। उसके बाद मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विसेज है, लेकिन एक्टिविटीज, इधर ओ भाई साहब, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू मनी और सिक्योरिटी जो होते हैं उनको सर्विस कहा जाता है। लेकिन मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस कंटेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम बताएं या तुम बताओगे? हम बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फॉर ए कंसीडरेशन, कि ये जो हम बात कर रहे हैं मनी और सिक्योरिटी के संबंध में जो सर्विस की बात की जा रही है, अगर ये फॉर ए कंसीडरेशन है तो ही सर्विस बनेगी। अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर ये सर्विस नहीं बनेगी और बात यहीं खत्म हो जाएगी। मान लीजिए सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करा दी लेकिन ब्रोकरेज निल थी, कोई सर्विस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होगी। सर अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई तो ऐसी की तैसी। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बातें सप्लाई वाले चैप्टर में की जाती हैं, अगले वाले बॉक्स में की जाती हैं, अगले वाले चैनल पे की जाती हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये एफओसी हुई तो ये सर्विस ही नहीं बनेगी, और अगर कोई चीज सर्विस नहीं बनेगी, गुड्स है ही नहीं, तो फिर उसकी चर्चा मैं आगे वाले गेट पर नहीं कर सकता हूं। ऐसे करके मेरा बच्चा दीपांशु, अरे मेरा लाल। तो वैसे सबसे महत्वपूर्ण शब्द आपका यहां पर ये निकल के आता है फॉर अ कंसीडरेशन। ये यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं इनको कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है, और यहां से आपका ये मनोरम सा चैप्टर शुरू होता है। इस बार कॉम्पैक्ट बुक के अंदर मैंने इस चैप्टर को हाथ से लिखा है। पहले वो लीगल लैंग्वेज का टच था, लेकिन इस बार मैंने हाथ से लिखा है। बहुत ही कम शब्दों में पूरे चैप्टर को लपेट कर रख दिया है। पानी पी लें हम? हाँ जी पी लो। तो बात कर रहे हैं सप्लाई की। मैं आपको फिर से दिखा दूं यहां पर आकर मेरे बच्चा, जो आपका ये डायग्राम है ना, बाबा की बूटी वाला जो डायग्राम है, अगर आपके पास ये डायग्राम नहीं है तो इसे प्लीज आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो फ्लो अच्छा खासा यहां पर बना रहेगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये जो डायग्राम है पिंक कलर वाला, तो इसको आप प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट है अगर किसी के पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगली बार मैं कॉम्पैक्ट बुक के अंदर ही इस डायग्राम को रखवाऊंगा। मुझसे गलती होगी इस बार, अगली बार रखवा दूंगा इसको मैं। तो ये गुड्स सर्विस का डिस्कशन होने के बाद अब अगला जो हमारा फेज आता है वो आता है यहां पर सप्लाई का। सप्लाई का आता है कि सप्लाई है या नहीं है। तो आइए वापस चलते हैं उसी दुनिया में साहब, और दुनिया अपनी ये रही यहां पर आकर कि सप्लाई कब बनेगा या नहीं बनेगा। जीएसटी की रूट है ये आपका वर्ड सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट है। पहले अलग अलग सुनार जैसी चोटें मारी जाती थी। मैन्युफैक्चरिंग कर दी, एक्साइज ड्यूटी लगाओ, माल बेच दिया, वैट लगाओ, ये करो वो करो, इस प्रकार की बातें करी जाती थी मालिक। ओके 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 ठीक है जी। लेकिन अब
अब तमाम प्रकार के चट्टे बट्टों को, चूंकि सारे टैक्स कंसोलिडेट हो गए, तो जितनी भी टैक्सेबल इवेंट थी वो भी यहां पर आकर कंसोलिडेट हो जाएंगे। सब आ गए, सबकी बारातें आई सब आ गए, एक नहीं आया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो कलेशाई थी बहुत डिस्प्यूटेड वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए उसे यहां पर लेकर नहीं आकर तू रहने दे। इसी कारण से जीएसटी के अंदर एक्साइज लॉ के प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उनकी मदद यहां पर नहीं ली गई है, सिर्फ इसी कारण से। तो यहां पर दो सेक्शन आपके काम करेंगे, समझ लीजिएगा ध्यान से। सेक्शन नंबर 7 आएगा जिसने सप्लाई का बखान किया है, क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, बनेगी तो किसकी बनेगी, सप्लाई की बात कर रहा हूं। और फिर सेक्शन 8 आएगा कि अगर ये इकट्ठी ग्रुप में आ रही हो, बंडल बन के आ रहे हो, तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। कस्टम लॉ के अंदर भी क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर दे रखा है, तो यहां पर भी क्लासिफिकेशन संबंधी बातें सेक्शन नंबर 8 के अंदर की जाएंगी। मोर जो आपका सेक्शन नंबर 7 है ना भाई मेरे, ये सेक्शन नंबर 7 मैं यहां पर 4 भागों में बांटता हूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 भागों में। मैं 3 भागों में इसको बांट के चलता हूं। पहले भाग में बताया जाएगा कि भाई ये बताइए सप्लाई कहते किसे हैं, ठीक। इसमें 2 तरह की बातें की जाती हैं, विद कंसीडरेशन वाली और विदाउट कंसीडरेशन वाली, ठीक है। जो विदाउट कंसीडरेशन वाली बातें हैं ये आपकी शेड्यूल फर्स्ट में काउंट की जाती हैं, चलो बाद में लिखूंगा। अच्छा, दूसरी आती है यहां पर पार्ट बी के अंदर कि ठीक है भाई साहब, ये आपकी यहां सप्लाई तो बन गई है, सप्लाई बनने के बाद अब ये बताइए सप्लाई है किसकी। जैसे मान लीजिए कोई है जो बहू तो बन गई है, लेकिन बहू किसकी है, गोरे की या काले की। गाना नहीं सुना आपने, बहू काले की, सुनकर देखना बहुत ही बढ़िया है। तो बहू गोरे की या काले की है, तो बता रहे हैं कि भाई सप्लाई तो बन गई पर गुड्स की है या सर्विस की, तो उसके संबंध में चर्चा यहां पर की जाएगी। ये शेड्यूल 2 इसको यहां पर सपोर्ट देकर चलता है, और ये जो बात थी एफओसी वाली बातें, ये आपकी शेड्यूल नंबर 1 के अंदर दी हुई हैं। ये सेक्शन 7(1) का ही अपना कंटेंट है विद कंसीडरेशन वाला। आगे बोलते हैं कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि सप्लाई बनेंगी ही नहीं। यहां पर अगर जो जो इसमें फॉल करके चलेगा वो यहां गेट नंबर 2 से बाहर हो जाएगा, जीएसटी की दुनिया से यहीं से आउट हो जाएगा। आगे इसकी चर्चा हम नहीं करके चलेंगे, ठीक है। यहां बोलेंगे नो मीन्स नो, दैट्स इट, ओके जी। और जो पार्ट डी कह सकते हो सेक्शन नंबर 8 में बंडल सर्विस के बारे में हम बात करके चलेंगे। तो पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसके जो एबीसीडी पार्ट है मैंने यहां डायग्राम के अंदर आपके दे रखे हैं, तो यहां से यहां तक ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका ए पार्ट निकल कर आता है। उसके बाद में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का, ये इसका बी पार्ट का डिस्कशन है। इस बुक के अंदर चार्ट्स भी हैं और आसान भाषा में थ्योरी भी है। सिर्फ चार्ट्स अगर हम रख के चलें, चार्ट्स तो मैंने भी दे रखे हैं आपको, लेकिन मैं चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा यहां पे, तो अभी अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर क्या था यार। लेकिन जब चार्ट्स के साथ साथ थ्योरी भी हमारे पास में होती है तो सही से बातें दिमाग में सेट होती हैं, ठीक। उसके बाद में क्योंकि लिखनी अल्टीमेट थ्योरी ही है आपको, ये आपका सी पार्ट आता है कि क्या सप्लाई आपका यहां पर नहीं बनाया जाएगा, और ये आपका पार्ट डी आ जाएगा सेक्शन नंबर 8 के साथ जिसका हमने डिस्कशन किया था। तो लेट्स स्टार्ट हमारा सेक्शन नंबर 7(1) और पार्ट ए यहां पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्ट ए के अंदर हमें देखना होता है, हम यहां फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने जा रहे हैं विद कंसीडरेशन। तो जो विद कंसीडरेशन वाली चीजें होती हैं उसमें हमें एबीसी टेस्ट पास करना होता है। अभी एबीसी क्या है? ए का मतलब है एक्टिविटी, बी का मतलब है बिजनेस कि ड्यूरिंग द बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, और सी का मतलब है कंसीडरेशन होना नितांत आवश्यक है। एक्टिविटीज क्या है? सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, रेंटिंग हो, एस्थेसी हो, डिस्पोजल हो। 8 एक्टिविटीज के नाम गिनवा रखे हैं। क्या सिर्फ 8 ही हैं? नहीं, 80 भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8 नाम दिए गए हैं ये इलस्ट्रेटिव हैं कि ये भी है, मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है जी। बी फॉर बिजनेस, या तो ड्यूरिंग द बिजनेस हो या कनेक्टेड टू बिजनेस हो, मतलब बिजनेस से ताल्लुकात होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, एक्टिव या पैसिव मोड में किसी भी तरह से बिजनेस से हमारे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में सी फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी किसी तरह की बात नहीं होती है। तमाम बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, एकदम हाथ से लिखा हुआ शानदार चैप्टर है। फॉन्ट साइज मैंने छोटा ही रखा है ताकि किताब मोटी ना हो जाए, लेकिन मेरे बच्चा चीजें देखना आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ यार लैंग्वेज वाकई में बहुत शानदार है।
फॉर बीइंग सप्लाई एनी ट्रांजैक्शन नीड टू सेटिस्फाई एबीसी टेस्ट। सर ये लैंग्वेज लिख सकते हैं ऐसी? ये तो लिखनी होती है, ऐसी ही तो लिखनी होती है। दैट इज देयर मस्ट बी एन एक्टिविटी सेल बार्टर एटसेट्रा। जो मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। ड्यूरिंग द बिजनेस हो या रिलेटेड टू बिजनेस यहां पर होना चाहिए। फॉर अ कंसिडरेशन, टेक्निकल वर्ड आता है फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अरे सिंपल भाषा में ये ना, बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ए कंसिडरेशन हो जो कि मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है, ऐसे करके। इसका दूसरा एलिमेंट आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां पर होनी चाहिए। बाबू मेरे अगर कंसिडरेशन साथ में है तो थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो। अगर कंसिडरेशन है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑलवेज सप्लाई बना दी जाती है। अब देखना मैंने कितनी खूबसूरती के साथ बातों को लिखा है। आप बोलोगे हाँ सर अच्छा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन है और ये बिजनेस पर्पस के लिए है तो सप्लाई कहा जाएगा। बट सर यहां तो चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे पर्सनल पर्पस हो, दोनों ही आते हैं। रुको ना, रुको जरा, ठहरो। बिजनेस पर्पस के लिए है तो आपकी सप्लाई भी बनेगी और इस पर जीएसटी भी लगाया जाएगा। मोर ओवर यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए है तो सप्लाई तो मेरा बच्चा बन जाएगी, लेकिन आगे चलकर ये आपकी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। मन में सवाल आता है, अगर यही करना था तो फिर एग्जेम्प्ट ही करना था, जीएसटी चाहिए नहीं था, तो फिर इसको आपने सप्लाई ही क्यों बनाया? यहीं से रूट ही काट कर फेंक देते। आगे जाके आपने क्या किया? ये तो ये कर रहे हैं कि भाई रूट जमा कर दी, पेड़ उगा और उसको ट्रिम कर दिया, काट दिया, तो रूट ही आपने क्यों जमाई? कोई इसका रीजन दे सकता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया कि पर्सनल पर्पस की जो चीजें थी उनको इन्होंने पहले सप्लाई बनाया फिर आगे से एग्जेम्प्ट किया? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको मालिक जवाब यहां पर देना पड़ेगा। जनता जवाब मांग रही है। सर कारण है इसके पीछे, कौन बच्चा बताएगा? मेरा कबूतर, अरे मेरा बच्चा, अरे ले 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 ले। ड्यू टू डेफिनेशन नहीं, इसका सही जवाब दिया प्रियंका राठी। प्रियंका राठी यू आर जीनियस। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका पिछला पेटीएम नहीं कर पाया हूं, थोड़ा बिजी हो गया था। आप प्लीज जिनके लास्ट क्लास के अंदर पेटीएम ड्यू हैं तो वो एक बार हाई लिख के भेज दीजिएगा ताकि वो आपका मैसेज ऊपर आ जाए। मैं आज पक्का कर दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपको लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, ठीक है? मैं आज कर दूंगा पक्का पक्का, ठीक है? तो प्रियंका राठी, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। और पता है यार, मेरा बस एक ही स्वार्थ है रिवीजन क्लास के पीछे। ऑल इंडिया हाईएस्ट 11 बार आ गया है, 12वीं बार चाहिए बस। पता है जब रिजल्ट आता है ना और मेरा बच्चा ऑल इंडिया हाईएस्ट लेके आता है, या सीना चौड़ा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि यार बच्चा नहीं, मैं पास हो गया हूं। हालांकि मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन उसकी खुशी में मैं भी हाथ धो लेता हूं, इवन नहा लेता हूं मैं उस खुशी के अंदर, ठीक है? तो जैसे नितिन जैन इस बार लेकर आए ऑल इंडिया एवर हाईएस्ट 94 मार्क्स, तो बड़ा बहुत बहुत प्राउड सा फील होता है अंदर से। अच्छा सा लगता है कि चलो यार कुछ तो बढ़िया हो रहा है, वैसे करके, ठीक है? तो यहां पर सर इसके पीछे कारण है बिकॉज ऑफ ओइडार की जो सर्विस थी। और ओइडार की सर्विस अगर दी जाती है किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को, अगर वो दी जाती है, जैसे 10 साल के बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको दी जा रही है, तो इसके लिए जरूरी था, क्योंकि हमने इसके लिए कसम खा रखी थी, माथे पे काला टीका लगा रखा था कि भैया इससे जीएसटी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए हर हाल में। अब बच्चा जो गेम खेल रहा है ये इसका पर्सनल पर्पज है, कोई बिजनेस एक्टिविटी तो है नहीं। तो अगर हम यहां पर्सनल पर्पज के लिए इसको सप्लाई नहीं मानते, रूट ही निकाल कर फेंक देते, तो फिर जो मर्जी कर लेते, आप इस पर जीएसटी लगा नहीं सकते थे। सर के बाल अगर निकल गए हैं, उड़ गए हैं, मतलब रूट ही गायब हो गई है, तो कितने तेल मालिश कर लेना, बाल नहीं उग के आएगा। रूट अगर है तो तेल मालिश से बाल निकल आएगा, रूट ही नहीं है तो ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा भाई साहब, रूट लगवानी पड़ेगी तभी आ सकता है, वैसे ही करके। तो इसलिए यहां पर इन्होंने इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है ओइडार सर्विस provided to import of OIDAR services which is provided to non-taxable person in India. राइट मेरे बच्चा? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है। सर कंपटीशन चैप्टर में डर लगता है। प्रियंका मैं आपसे वादा करता हूं, सभी से वादा करता हूं और ठहराव के साथ कराऊंगा आपको मैं। कंपटीशन का चैप्टर बड़ा है और मैं आपको बताऊं, सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात प्लीज। कंप्यूटेशन का चैप्टर प्लस आरसीएम का चैप्टर प्लस एग्जम्पशन का चैप्टर प्लस टाइम ऑफ सप्लाई प्लस आईटीसी,
आप इन चैप्टर्स पे अगर कमांड हासिल कर लेते हैं और इनके मिक्स्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी एग्जामिशन को कोई रोक नहीं सकता। जो क्वेश्चन आएगा नॉट ओनली बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन, नॉट ओनली बेस्ड ऑन आईटीसी, वो एक पूरा केस स्टडी टाइप यहां पर क्वेश्चन बनाकर देते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको ठीक लगे, हालांकि एग्जाम आने वाले हैं, मेरे पास ना आए दिन जो बर्निंग इश्यूज हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे चल रहे हैं, तो मेरे सानिध्य में आते रहते हैं, डिस्कशन में चलते रहते हैं। अगर आप कहो तो छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू करूं, जैसे आज ही एक बड़ा टेक्निकल सा वो आया है रूल नंबर 42 पर बेस्ड, जो इंडस्ट्री के अंदर एक बर्निंग चीज है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब उसको ना देख के लगता है कि यार वाह क्या बात है, क्या क्या ढूंढा है पॉइंट, क्या पॉइंट ढूंढा है वैसे करके। और जो इश्यू रूल 42 का वो कहीं ना कहीं एक्साइज और जीएसटी दोनों को ब्लेंड करके वो निकाला गया है। अगर आप कहो तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना उस पर शुरू कर दूं होली के बाद में। ऐसा तो होना कि मैं मेहनत भी करूं, वीडियो बनाऊं, तुम देखो ही ना तो फिर फायदा नहीं रहेगा उस चीज का। तो अगर 10-10 मिनट आप देखोगे ना उसे, तो पता है वो वीडियोस आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन यार वो पढ़ने के बाद ना अंदर से ना वो आएगा, जील से उठेगी यार अब ये कर सकता हूं तो मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा आपका वो, इतना मैं आपको वादा करता हूं जी। यस, श्योर श्योर श्योर। तो होली बाद से मैं ये सारी चीजें शुरू कर दूंगा। मेरा एक जो रैपिड फायर बैच भी चल रहा है, वो भी अब उसकी 3-4 क्लास और बची हुई हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी और ये होली भी निकल जाएगी, तो उसके बाद फिर हम उस पर डेडिकेटेडली काम करना शुरू कर देंगे। और पता है अब जैसे आपकी क्लासेस एक दिन छोड़ कर आ रही है, तो बस 3-4 दिन का समय मुझे लगेगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरी कोई क्लास नहीं होगी, रैपिड फायर भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं एक एक दिन में 2-2 क्लास आपको दे दूंगा, फटाफट मैं आपका ये रिवीजन क्लास करवा दूंगा, डटे रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं आगे आता है इसमें शेड्यूल नंबर 1 निकल के आता है, जिसमें कि 4 स्पेसिफाइड एक्टिविटीज का नाम लिया जाता है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं आरबीआई की एजेंसी के नाम से। जो आर है, ये आर क्या है सर? आर का मतलब हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हमने कर ली, और जो डीम डिस्टिंक्ट होते हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसको एफओसी होने पर भी हम उसको मान्य करके चलते हैं। अब जो क्वेश्चन बना के चलेगा तो उसमें आपको ना डीम डिस्टिंक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा कि डीम डिस्टिंक्ट है खुद ही बोल दे वो आके। डीम डिस्टिंक्ट वो होता है जब एक ही पेन पर बेस्ड आपके 2 यहां पर ये एंटरप्राइजेस हैं और इनके बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर कैसे सर जी? स्टेट का बॉर्डर हो, यूटी का बॉर्डर हो, स्टेट एंड यूटी का बॉर्डर हो, इस प्रकार या कंट्री बॉर्डर हो, अगर ऐसे बॉर्डर बीच में आ जाते हैं तो आपस में इनको डीम डिस्टिंक्ट बोल दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पेन पर और एक ही स्टेट है, मतलब स्टेट का कोई बॉर्डर नहीं बीच में, ये भी यूपी है और ये भी यूपी है, कोई बॉर्डर नहीं बीच में, कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसमें अगर मान लीजिए दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है या किसी एक का रजिस्ट्रेशन दूसरे का नहीं है, तब भी इनको हम अलग अलग मानकर चलते हैं। यानी कि एक ही पेन पर जो रजिस्टर्ड है उनके बीच में एक दीवार आती है। किसकी दीवार? चाहे तो बॉर्डर की दीवार हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दीवार आ गई हो, तो वहां पर उनको डीम डिस्टिंक्ट बोल दिया जाता है। फैमिली मेंबर्स, यहां रिलेटेड पार्टी बोला गया है, तो रिलेटेड पार्टी के अंदर बोलते हैं जो फैमिली मेंबर्स आते हैं वो आ जाते हैं, जो आपके इंटरकनेक्टेड जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो यहां पर आ जाती हैं। वैसे करके फैमिली की परिभाषा आपको पता है, परिभाषा मैं पहले ही पूरी आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो उनके बीच में अगर यहां पर ट्रांजैक्शंस होती है तो उसे एफओसी होने के बावजूद भी हम यहां पर अपना जीएसटी लगाकर चलते हैं। एफओसी अगर है तो उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन कहां पर किया जाएगा? भाई साहब पकड़िए बात को जरा, वैल्यूएशन फटाफट बताइए। अगर डीम डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पार्टी है तो उसका वैल्यूएशन कहां पे किया जाएगा? सिर्फ चैप्टर में क्यों फंसते हो यार? रिवीजन चल रहा है, कहीं से कहीं भी छलांगे मार सकते हैं। गड्डी चलिए छलांगा मार दी, बोलो बोलो वैसा बोलो। इसका जो वैल्यूएशन है वो कौन से रूल में किया जाएगा? सर इसका वैल्यूएशन रूल नंबर 27 के मुताबिक किया जाएगा। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है ओपन मार्केट वैल्यू। किसकी? जो जारिया है, वट एवर यू आर सप्लाइंग, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उसके आधार पर, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सामने से जो भी आ रहा है, जो आ रिया है उसकी वैल्यू पकड़ लो। और अगर ये भी नहीं है तो जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है, यानी कि सिमिलर जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसकी सिमिलर कोई सप्लाई है तो उसकी यहां पर वैल्यू पकड़ ली जाती है। ये सब भी नहीं है तो अगले स्टेज पर आते हैं 110% ऑफ कॉस्ट पर आ जाते हैं, और वो भी नहीं मेरे कबूतर, तो फिर वहां पर आकर बेस्ट जजमेंट पर आ जाते हैं। तो वैसी वाली बात यहां पर करी जाती है। और
सामने वाला इसमें आईटीसी भी अपना बुक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पर सर लगाया ही क्यों? अगर सामने वाला व्यक्ति आईटीसी बुक कर लेगा तो जीएसटी सरकार को वास्तव में तो मिला ही नहीं, तो फिर लगाया क्यों? सरकार को दो में से एक चीज चाहिए होती है, या तो कंट्रोल या रेवेन्यू। रेवेन्यू नहीं तो कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कोई लैग बीच में ना आ जाए, कोई गैपिंग ना हो जाए, इसलिए सरकार यहां पर ये काम करके चलती है। राइट है जी? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। पहला सही जवाब दिया यहां पर हमें सर रूल नंबर 28, 27 है 28 है, बोलो साहब। डीम डिस्टिंक्ट के बीच में 27 है 28 सर जी? 28 और पहला सही जवाब दिया था यहां पर, मैंने जानबूझकर बोला 27 कि तुम मेरे सुर में सुर मिला रहे हो या फिर तुम अपनी समझ से लिख रहे हो। 27 इन जनरल है कि जब वैल्यू अवेलेबल ना हो। 28, 29 स्पेसिफिक है। 28 डीम डिस्टिंक्ट रिलेटेड पार्टी के लिए और 29 है आपके प्रिंसिपल एजेंट के लिए मेरे बच्चा। इज इट ओके? यस। तो पहला सही जवाब था यहां पर किसका? प्रियंका तुम किसी का नंबर आने दोगे कि नहीं आने दोगे, पहले ये बताओ। वैसे तुम्हारा पार्शियली आंसर गलत हो गया है। रूल 28, 29 लिखा है, 29 में नहीं आएगा, यहां पे 28 ही लगेगा। 29 में प्रिंसिपल एजेंट आ जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साहब, और आगे क्या निकल के आता है? ये हो गया जी, देखना ये मैंने कितने अच्छे से, अब देखो ना, ये लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं मेरे बच्चा, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है कि यहां पर ब्रदर हो, सिस्टर हो, स्पाउस हो, एम्प्लॉइज हो, ये सब आपके डीम डिस्टिंक्ट में आते हैं। और यहां पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पेन वगैरह जो है आपके आते हैं, तो यहां पर आपका ये बना दिया जाता है, यदि ये भरे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना हो। इसमें एक बात और बोली जाती है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी में आ जाता है। और अगर 50,000 तक की सप्लाई पर पर्सन, पर एम्प्लॉय, पर फाइनेंशियल ईयर की जा रही है, तो वहां पर भी इसको सप्लाई नहीं माना जाता है। एक एमसीक्यू दे रखा था अभी पीछे, एक जो सी इंस्टीट्यूट ने कंटेंट निकाला था, वो कुछ सीलिंग फैन का था, तो एम्प्लॉयज को दिए गए थे कई लाख के सीलिंग फैन वहां पर दिए गए थे, तो वहां पर यही देखना था कि क्या पर एम्प्लॉय जो गिफ्ट जा रहा है 50,000 से ऊपर है या कम है। तो पर एम्प्लॉय जब निकालते तो 50,000 के नीचे निकल के आता है वो, और वैसे करके वहां पर बात करी जाती है। अरे मेरा बच्चा, मेरा कबूतर उपेंद्र कहते सर जी सही में पूछो ना तो 3 का कॉम्बिनेशन आता है सर, रूल 28, 30 और 31। शाबाश मेरे बच्चा, कमाल कर दिया। 28 होता है और 28 पढ़ते वो में ले जाता है कहां? 30 और 31 पर ले जाता है। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया मेरे बच्चा उपेंद्र। इसका 10 रुपए तुझे मिलेगा उपेंद्र, तू पेटी मुझे अपना छोड़ देना, 10 रुपए तुम्हारे हैं उपेंद्र। वेरी गुड, मजा आ गया। जी सर, जी सर। तो आगे बढ़ते हैं साहब, और ये हो गया जी सप्लाई, ये ऊपर वाला परमानेंट ट्रांसफर। तो इसमें बोलते हैं कि अगर आप अपनी एसेट का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, एफओसी बेसिस पर कर रहे हो, तो यहां इसको सप्लाई मानेंगे। अगर आपने आईटीसी ले रखा है तो इसे सप्लाई जो माना गया है, ये किस लिए माना गया है, कोई बता सकता है? दरअसल प्रॉब्लम आगे नहीं है, प्रॉब्लम पीछे है कि कि निकम्मे तो यहां पर आईटीसी लेकर तो बैठ गया और तूने वादा किया था कि मैं इसे पूरा इस्तेमाल करूंगा, पर तूने इस्तेमाल कहां किया? पहले तो आईटीसी को तो रिवर्स कर। यह बात किस सेक्शन में लिखी हुई है? इफ यू आर रिमूविंग योर कैपिटल गुड्स इन बिटवीन, तो आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करना पड़ता है। यह बात कहां लिखी हुई है? सर जी आईटीसी चैप्टर में, अरे आईटीसी में लिखी, लेकिन कहां लिखी मेरे कबूतर? दिमाग की सुरों को खोल के रखो, मैं बताता हूं। सेक्शन नंबर 18(6) के अंदर यह बात हमारी निकलकर आती है। वेरी गुड, वेरी गुड अंजलि, गुड 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 गुड। सब सेक्शन में बोल दिया करो अगर पता हो तो। 18(6) में आते हैं, वहां से रिवर्सेबल अमाउंट निकलता है और इधर से आउटपुट जीएसटी निकालकर हम उस पर देखते हैं, और जो दोनों में अधिक होता है फाइनली हमें उतना अमाउंट पे करना पड़ता है। अब जरा बात को समझिए। सपोज करो भाई मेरे जीएसटी का रेट तो समान होगा दोनों साइड में, वैल्यू का अंतर पड़ेगा। भाई अगर इसकी जो बची हुई बुक वैल्यू है 5% पर क्वार्टर के हिसाब से या मंथली प्रपोर्शनेट करने के बाद जो उसकी बुक वैल्यू है, और इधर इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, मान लो बेचा है आपने या वैल्यूएशन रूल से निकाली गई है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो ये अमाउंट ज्यादा आ रहा होगा,
तो ये आपको फाइनली पे करना पड़ेगा, और अगर ये बुक वैल्यू से कम आ रहा होगा तो ये पे करना पड़ेगा। तो इसका कहां पकड़िए बात को, कहना क्या चाह रहा, वो कहना चाह रहा है कि देख, अगर तेरी ये सप्लाई की जो वैल्यू है ना भाई, अगर इसकी प्रोडक्ट की बुक वैल्यू से ऊपर जा रही है तो मुझे ऊपर वाले अमाउंट पर भी जीएसटी चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से आगे तक के तार जोड़कर ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है। बुक वैल्यू से ऊपर पर अगर तेरी सप्लाई हो रही है तो मुझे ऊपर वाले मार्जिन पर भी जीएसटी यहां पर चाहिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो माय डियर, प्लीज हाँ जरूर बोल दीजिएगा अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है सर जी। आगे बात करते हैं यहां पर कि भाई प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो मूवमेंटम हो रहा है, दे रिया है प्रिंसिपल या ले रिया है, दोनों मामलों के अंदर इसे हम लोग सप्लाई यहां पर मानकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जिस एजेंट की हम लोग बात करते हैं वो एजेंट हमारा कौन सा होता है? सर ये एजेंट होता है रेस्पॉन्सिबल एजेंट। रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स व्हाट? किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबल एजेंट जो होता है, देखिए यहां पर ये होता है एक एजेंट साहब, ये एजेंट होता है, सप्लायर यहां है, रेसिपिएंट यहां है, बीच में अपना ये एजेंट आ जाता है। इन दोनों के बीच में एक मेन सप्लाई यहां पर की जाती है। अगर ये एजेंट इस मेन सप्लाई के प्रति, मेन सप्लाई जिस चीज की हो रही है, अगर उसके प्रति इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो इसे बोल देते हैं रिस्पॉन्सिबल एजेंट। और अगर इस मेन सप्लाई के प्रति इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है तो इसे बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल एजेंट। अब मुझे बताइए, इंटरमीडिएरी की परिभाषा हमने पढ़ी थी बाबू, मैं तो ऐसे ही कुलांचे मारता फिरूंगा इधर उधर, पकड़ते रहिएगा बातों को। इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं, और इंटरमीडिएरी का प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेक्शन 13(8) में निकलता है जब एक पार्टी बाहर की होती है तो, है ना। तो इंटरमीडिएरी जो होता है वो कैसा एजेंट होता है? रिस्पॉन्सिबल या नॉन रिस्पॉन्सिबल? सर नॉन रिस्पॉन्सिबल वो एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो मेन सप्लाई के टुवर्ड्स उसका कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये इंटरमीडिएरी की परिभाषा की आखिरी लाइन है कि वो व्यक्ति मेन सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस वाले व्यक्ति को इंटरमीडिएरी बोला जाता है। लेकिन जो वर्ड एजेंट है इसमें दोनों प्रकार के आते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी और नॉन रिस्पॉन्सिबल भी। पर पॉइंट यह है कि यहां पर जब हम प्रिंसिपल एजेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल वाला एजेंट है या नॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो भगवान झूठ ना बुलाए, मैं बता दूं यहां पर हम रिस्पॉन्सिबल एजेंट की बात करते हैं, ना कि नॉन रिस्पॉन्सिबल की। इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे हम रिस्पॉन्सिबल की। यहां से यहां पर इनवॉइसिंग की जाती है, यहां से आगे फिर ये इनवॉइसिंग की जाती है, इस वाले एजेंट की बात करें तभी तो कह पाते कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जब इनके बीच में ट्रांजैक्शन मूव ऑन हो रही है तो ये भी आपकी सप्लाई मानी जाती है, और इसको भी यहां पर फिर आगे सप्लाई मानकर हम चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। शाबाश आफिफा खानम, गुड, वेरी गुड। आगे बात करते हैं मालिक, ये हो गया जी अपना, तो मैंने लिख दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल एजेंट है ऐसे करके। आगे है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर एफओसी इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है तो क्या ये सप्लाई बनेगी? यस, बना दी जाएगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, लेकिन ये बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। बिजनेस पर्पस के लिए है तो ही सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब इसके तारों को जोड़िए। जो विद कंसीडरेशन थी, विद कंसिडरेशन वाली में पर्सनल पर्पस के लिए थी तो भी सप्लाई थी, बिकॉज वहां पर ऑब्जेक्टिव ओइडार था। लेकिन हम जानते हैं जब ओइडार को पढ़ते हैं तो वहां ये लिखा हुआ है कि ओइडार की सप्लाई अगर एफओसी की जाती है, बच्चा फ्री में गेम खेल रहा है तो वो सप्लाई नहीं बनते, और ना ही उस ट्रांजैक्शन पे। फ्री में बच्चा गेम खेल रहा है तो गवर्नमेंट को वहां ओइडार पर जीएसटी नहीं चाहिए होता है। जब चाहिए नहीं होता है तो यहां पर आकर जब एफओसी की बात हुई तो इन्होंने पर्सनल वाली चीज को इन्होंने एंटरटेन ही नहीं किया, उसको सप्लाई ही यहां पर नहीं बनाया है। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई? मेरे बच्चा बताते रहना तुम। तो बोला गया कि भाई ट्रीटेड एज सप्लाई, तो बिजनेस पर्पस के लिए आपकी होनी चाहिए तभी सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एक शब्द गलत लिख गया है, इसे ठीक कीजिएगा। इवेंट लिखा है, ये इवन आएगा। ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इट इज विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है, इवन। आगे बढ़ते हैं साहब, और हमने ये तो यहां पर अब चेक कर लिया कि क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई, मतलब क्या सप्लाई है एफओसी और विद कंसीडरेशन वाली। अब अगले फेज में आ गए हैं, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हम यहां पर आ जाते हैं कि बहू तो बन गई है पर भाई गोरे की या काले की, ये यहां पर देखना है। अच्छा जी, क्या यहां पर इस शेड्यूल 2 के अंदर मुझे कंसीडरेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है या विद कंसीडरेशन है, क्या ऐसी बातें करना शोभा देंगी? नहीं, क्योंकि ये बात तो मैं ऊपर वाले पॉइंट पर जज कर चुका, राइट, कि विद कंसीडरेशन है, विदाउट कंसीडरेशन। वो वहां से चीजें फिल्टर हो चुकी हैं, और जो वहां का आउटकम है
ऊपर वाले पार्ट ए का वो आउटकम जो फिल्टर होकर आया उसको यहां डाल रहा हूं मैं, तो यहां विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन की बातें नहीं होंगी। दूसरी बात, यहां इस बात की बात नहीं कर रहा कि सप्लाई बन गई है, जितनी भी बात यहां पे लिखी वो सप्लाई तो है ऑलरेडी, बस ये चेक करना कि गुड्स की है या सर्विस की है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके सर जी। तो गुड्स संबंधी अगर वो है तो आसान भाषा में लिखा है कि अगर पता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या हो जाएगी तो फिर आपकी वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाती है। कहते हैं वेयर अपॉन ए ट्रांजैक्शन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जांपल सेल, या ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड at a future date, for example hire purchase transaction, then it will be called as supply of service। पहले मुझे बताओ लैंग्वेज कैसी है बाबू, आपको देखो सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, देखो इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है, सच बता रहे हैं। दिन रात लगे रहते हैं किताबों के ऊपर आसान 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 भाषा करने के लिए, तो आपका जब भी आता ना कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, तो हमें एक मोटिवेशन यहां पर मिल जाती है कि यार और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, हर बार बेहतर से बेहतर हम करते चले जाएंगे। एक बार में पढ़ने पर ही सारी चीज पिक्चर क्लियर हो जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। देखिए लैंड है और एक तरफ बिल्डिंग है, जो लैंड है उसे अगर आपने बेच दिया तो वो सप्लाई ही नहीं बनती है, ठीक। अगर आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और लैंड को अगर आपने यहां पर किराए पर दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है। जो बिल्डिंग होती है, कंप्लीट बिल्डिंग की बात कर रहा हूं पहले, बिल्डिंग जो होती है वो अगर आपने किराए पर दे दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। और अगर आपने मालिक वो यहां पर आकर भगवान झूठ ना बुलाए बिल्डिंग किराए पर दी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी, और बेच बाच दिया है आपने उसे तो फिर ये कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसको जब आप बेच देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है। इसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूं। देखिए होता क्या है, पहली बात तो यह तय करना होगा कि जो हम डील देख रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है। तो यह बात तय की जाती है फर्स्ट पेमेंट से। ओ भाई साहब इधर कीवर्ड फर्स्ट पेमेंट, कि जो आपने फर्स्ट पेमेंट किया प्रॉपर्टी के लिए उस समय व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो देन द होल अमाउंट शेल बी, चाहे अमाउंट आपने बाद में दिया हो अब सारा, चाहे पहले दिया हो, पहली ट्रांजैक्शन से तय हो जाता है कि पूरा गेम कहां जाने वाला है। तो उसमें प्रॉपर्टी अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी तो फिर यहां पर आकर उसे हम पूरा का पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस के तौर पे जान के चलते हैं। और उसके पीछे कारण क्या होता है, देखिए इसमें लैंड की वैल्यू शामिल होती है, जो पैसा आप दे रहे हैं लैंड भी है, गुड्स भी है, और आपका इसमें सर्विस भी शामिल होती है। तो आगे चल के, हालांकि वो कंपटीशन पार्ट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे चल के जो लैंड वाला शेयर होता है ना उसे यहां से एक्सक्लूड कर देते हैं। मान लो 1 करोड़ की बिल्डिंग की कीमत थी, फ्लैट की कीमत थी 30 लाख, सपोज करो लैंड की इसमें कीमत थी, लैंड को अलग कर दिया जाता है, बाकी 70 लाख की जो वैल्यू बचती है गुड्स और सर्विस के लिए बचती है। अब उसमें हमें किसी एक को क्लासिफाई करना है, किसी 70 लाख को गुड्स बोले या सर्विस बोले, किसी एक को तो बोलना ही पड़ेगा। तो सरकार ने यहां शेड्यूल 2 के अंदर क्लैरिफाई कर दिया कि मैं इसे सर्विस के नाम को बुला के चलूंगा, तो इसलिए बोल देते हैं कि सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर जी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, मेरे कबूतर, और लैंड और बिल्ड। और सर प्रॉपर्टी सर कंप्लीट कब होती है, कंप्लीट तब होती है जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है या पोजेशन विच एवर इज अर्ली है, तो वहां पर उसको कंप्लीट मान लिया जाता है जी। वेरी गुड अंजलि, यू आर जीनियस अंजलि। एक प्रियंका के साथ साथ अंजलि भी यहां मैदान में उतर चुके हैं टक्कर देने के लिए प्रियंका को। अच्छा जी, तो प्रियंका सावधान। मोरओवर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे, जॉब वर्क। जॉब वर्क एक सर्विस है, सब जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो यहां पर बोलते हैं परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। देखो परमानेंट अगर वर्ड आ जाता ना मेरे बच्चा, अगर परमानेंट वर्ड मेरे कबूतर यहां आ जाता है फिर तो भाई गया। देखिए बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अलर्ट अलर्ट। अगर कोई चीज बैलेंस शीट से कट हो जाती है तो परमानेंट ट्रांसफर ना, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाती है। और अगर कोई चीज बैलेंस शीट से कट नहीं होती है, वह ऐसे घूम के आ रही है, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेते हैं। तो परमानेंट ट्रांसफर मतलब बैलेंस शीट से गई, सप्लाई ऑफ गुड्स बोल दिया जाएगा। टेम्परेरी ट्रांसफर मतलब बैलेंस शीट से नहीं कटी है, उसे हम यहां पर सर्विस मानकर चलेंगे। एक वर्ड है, प्लीज कृपया इसे डिलीट कर दीजिएगा, कंसिडरेशन वर्ड है, प्लीज इसे डिलीट कर दीजिएगा यहां से जी साहब। उसके बाद में आगे है सेल और सक्सेशन ऑफ रनिंग बिजनेस। चालू बिजनेस को बेच देना एक सर्विस होता है। हाउएवर जब हम एग्जम्पशन पर आते हैं तो रनिंग बिजनेस की जो सेल होती है इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। मोरओवर
आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 18(3) में जब हम होते हैं तो वहां पर आकर बोलते हैं कि रनिंग बिजनेस की सेल कर दी है तो इसका जो आरसी वो सरेंडर हो जाती है, नए वाले को नया आरसी लेना पड़ता है। तो मेरे ई क्रेडिट लीजर के अंदर जो भी पैसा पड़ा हुआ होता है वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है नए वाले पर्सन के ई क्रेडिट लीजर में 18(3) सेक्शन आईटीसी चैप्टर के तहत। ठीक साहब। और जब हम बात करते हैं अपने डिमांड और रिकवरी वाले चैप्टर में जाकर तो वहां यह बोलता है कि अगर कोई रिकवरी आती है तो नया ओनर और पुराना ओनर दोनों ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल टू पे उसको हो जाएंगे अगर कोई लायबिलिटी आपके इस बिजनेस की डील से पहले की है तो। इज इट ओके बाबू? सारी बातों को लिंक करके पकड़ जाते हो ना आप एक बार में? मैं 3-4 चीजें लिंक कर दी इसी चीज से, एग्जम्पशन, आईटीसी, डिमांड रिकवरी, यहां पर घूमकर मैं आ गया। रजिस्ट्रेशन, फाइनल रिटर्न भी इसकी जाती है जब आपका बिजनेस इधर चला जाता है तो उसकी वैसे करके बात करके हम चलते हैं। यस सर। आगे बोलते हैं, इनको फॉलोइंग जो चीजें लिखी हैं उनको सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। जहां टेम्परेरी वर्ड आ जाए सप्लाई ऑफ सर्विस है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, नेगेटिव एक्टिविटीज हैं। मैंने गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 1 लाख का एडवांस दे दिया। शुरू में 1 लाख एज ए गुड्स का कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज होगा, लेटर ऑन डील कैंसिल हो जाती है और उन्होंने मेरा 1 लाख रुपया फोरफीड कर लिया। अब जो 1 लाख रुपया फोरफीड कर लिया, जो गाड़ी के लिए एडवांस गया हुआ था, अब बताइए अब फोरफीड होने के बाद उनके लिए किस हेड में टैक्सेबल होगा? आई मीन टू से एज ए गुड्स या एज ए सर्विस? सर एज ए सर्विस। नेगेटिव एक्टिविटीज जो आपकी होती हैं, ये चाहे डील कैंसिल गुड्स की हुई हो, सर्विस की हुई हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हुई हो, एस्थेटिक की डील कैंसिल हुई हो, जितने भी कैंसिलेशन चार्ज होंगे, जितनी भी नेगेटिव सप्लाईज होंगी, सब के सब सर्विस के तौर पर कंसिडर करी जाएगी। ठीक सा। लीजिंग ऑफ एसेट, लीज पर दे रहे हो, सर्विस है। कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हो सभी की सभी वो एक सर्विस में आ जाती है। रेस्टोरेंट एक सर्विस में आ जाती है। बसंती, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए मैंने बोला कि जो क्लब होता है वो अपने मेंबर को अगर गुड्स की सप्लाई करता है, गुड्स दे रहा है मेंबर्स को, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। अगर मेंबर्स को सर्विस दे रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अरे ये क्या बात हुई भाई साहब? गुड्स से तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सर्विस दे तो सप्लाई ऑफ सर्विस उसको माना जाता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है? तो दरअसल ये कहना ये चाहते हैं यहां पर इसकी आड़ में कि भैया क्लब और उसके जो मेंबर हैं ये अलग अलग आदमी है, ध्यान रखना। यहां भी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो गुड्स है तो गुड्स की, सर्विस है तो सर्विस की, और जीएसटी के दायरे में ये लोग आ जाते हैं वैसे करके। अब आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 3 पर मेरे बच्चा। तो जो आपका यहां पर कबूतर मेरे शेड्यूल नंबर 3 निकल के आता है, उसमें बताते हैं कि भाई साहब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं आपकी यहां पर जो कि भाई साहब सप्लाई नहीं बनाई जाएंगी। तो मैंने एक इसका टाइटल बना रखा है, क्या भला? वो बना रखा है न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले। न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले। एन का मतलब बताइए? एन का मतलब है एंटिटी टू एंटिटी, मतलब ऐसे करके होता है उसके अंदर कि यहां पर ये आपका भाई साहब इंडिया हो गया, ये एंटिटी है यूएसए है, श्रीलंका यहां पर है, एंटिटी ये हो गया। यहां से यहां पर गुड्स की सप्लाई करवाई जा रही है और इसको इंटरमीडिएट कर रहा है, एक इंटरमीडिएरी बैठा है इंडिया के अंदर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो गुड्स है इसका ओरिजिन बाहर है, डेस्टिनेशन बाहर है। ये गुड्स इंडिया में नहीं आया था, तो जब डेस्टिनेशन इंडिया है ही नहीं तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। इस कारण से हम इसे सप्लाई नहीं मानते, इसकी रूट ही हमने निकालकर फेंक दी है। दूसरा, ये जो इंटरमीडिएरी होता है ये नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन सप्लाई। अब ये जो व्यक्ति होता है इसकी एक ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। इज इट ओके? यस। कोई बता सकता है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा? ये जो इंटरमीडिएरी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगा? सर सेक्शन 13 सब सेक्शन 8, बिकॉज ये इंडिया में है, दोनों पार्टीज बाहर आपकी बैठी हुई हैं, तो 13(8) के मुताबिक प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही निकल कर आएगा। तो इसका मतलब जीएसटी लग जाएगा क्या? नहीं मुन्ना, इस पर जीएसटी आगे चलकर एग्जम्पशन में चलकर इस पर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रखा होता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि जब हमने यहां पर गुड़ को ही एग्जेम्प्ट कर दिया है तो गन्ने के क्या बिसात, तो गन्ने पे जीएसटी लेंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? द आंसर इज नो। पर सर मान लीजिए अगर ये इंटरमीडिएरी होता और मान लीजिए रिबॉक शूज इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे होते और यहां पर सेल हो रहे होते, फिर तो गुड्स पे जीएसटी आता, मतलब आपके गुड़ पर जीएसटी आता। मैंने कहा और इसका जो कमीशन होता उस पर आता, हाँ उस पर भी आता, उस पर भी आता। फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गुड़ पे लगा तो गन्ने पे लगेगा, गुड़ पे नहीं लगा तो गन्ने पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बात पकड़ ली हो तो फटाफट हां बोल दिया करो मालिक। तो मैं आपको सिर्फ चैप्टर वाइज ही नहीं करा रहा भाई, मैं सिर्फ चैप्टर नहीं बता रहा कि इसमें ये लिखा है इसमें ये लिखा है, नहीं, हर बात की जहां संभव है
लिंक करके कि इसके तार और कहां कहां पर जुड़े हुए हैं, तो इसके तार आपको एग्जामिनेशन चैप्टर में भी देखने के लिए मिलेंगे। राइट, यस सर। उसके बाद बच्चा मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मिनल सोनी यहां पर आगे चल रहे हैं, कह रहे सर जी आगे चलो, आगे इसमें ये बात कर रहे हैं, यहां पर देखा कितना अच्छे से लिखा है, ये हो गया एंटिटी टू एंटिटी, ये वाला पॉइंट मैंने पहले करा दिया, हालांकि 2 पॉइंट अभी ऊपर रह गए हैं, इनको कर लेते हैं पहले। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी जो सर्विसेज होती हैं आर्टिकल 243G और W वाली, तो उनको सप्लाई यहां पर नहीं माना जाता, जैसे कि लैंड कंसोलिडेशन हो गया, सैनिटरी हो गया, पब्लिक हेल्थ वगैरह की सर्विस हो गई, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस हो गया, पार्क्स का मेंटेनेंस हो गया, कैटल पॉन्ड हो गए, बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर लिखी हुई हैं, तो उनको सप्लाई नहीं माना जाता है। लेकिन इस बात के तार आगे भी जुड़े मिलेंगे। यहां तो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी दे रहे हैं ये सर्विसेज, तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं है। लेकिन आगे चल के इसमें एक बात और मिलेगी कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, अगर वो दे रही है तो सप्लाई तो बनती है, लेकिन उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, एग्जम्पशन रूट से उसको बाहर निकाल रखा है। मोरओवर इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी को भी ये वाली सर्विस दे रहा है, सरकार ने उन सर्विस को आउटसोर्स अगर कर रखा है, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बशर्ते कि या तो ये प्योर 100% सर्विस हो, या फिर कम से कम 75% कंपोनेंट सर्विस का होगा, तो एग्जम्पशन दे दी जाएगी। राइट, और कहीं कोई जिक्र नहीं आता है इस प्रकार की सर्विसेज का। ओके सर जी। आगे बात करते हैं मालिक, सर्विस बाय ग्रांटिंग अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। अब मान लीजिए मुझे शराब का ठेका का लाइसेंस मुझे लेना है, यूपी सरकार से लेना है, शराब बेचूंगा, तो शराब बेचूंगा तो मेरे जो आउटपुट है उस पर तो जीएसटी है नहीं, सो मुझे मेरे आउटपुट कर्मों की वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब जो मैंने वन टाइम एक्टिविटी यहां पर लाइसेंस लिया है, तो इस पर क्या सीन रहेगा, क्या मैं जीएसटी की बात होगी कि नहीं होगी? देखिए यहां पर सप्लायर सरकार बन जाती है, रेसिपिएंट मैं बन जाता हूं। नॉर्मली हम पाते हैं कि जब जब सरकारी सेवाएं दी जाती हैं तो उन पर यूजुअली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है, क्योंकि सरकार अपने ऊपर यह फंदा अपने गले में नहीं डालना चाहती। अब मेरे ऊपर क्या आरसीएम लगाया जा सकता है? आरसीएम लगाने की एक शर्त यह होती है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। क्या मैं खुशी खुशी जीएसटी भरूंगा? बिल्कुल नहीं भरूंगा, क्योंकि मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन अपने कर्मों की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं है। तुम्हारी इस वन टाइम एक्टिविटी की वजह से मैं रजिस्ट्रेशन लूं, टैक्स जमा करूं, फिर अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराऊं, यह बर्डन मेरे लिए हो जाएगा। तो सरकार ने इसको रूट ही यहां से निकाल दिया और खत्म कर दिया। मोर ओवर अगर मान लो मुझे भरना भी पड़ गया जीएसटी, या सरकार को जीएसटी भरना पड़ गया, तो सिंपली वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि मेरे आउटपुट में तो जीएसटी है ही नहीं। इसलिए मालिक, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हां बोलो, हां हां बोलो, हां यस सर। तो उसके बाद एंटिटी टू एंटिटी की हम बात कर रहे थे, और ई मतलब ये आ गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर की बात यहां पर हम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर मेरे बच्चा मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जो भी करता है उसको सैलरी मिलती है, और सैलरी पे जीएसटी नहीं है। इसके पीछे एक और ये साफ कारण ये है कि देखिए जो जीएसटी है ये आपका बिजनेस टैक्स है, बिजनेस करने पर लगता है। व्यक्ति दो काम करता है, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या एम्प्लॉय होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस, तो इस साइड में जीएसटी आता है, एम्प्लॉयमेंट वाले पे जीएसटी आपका नहीं आता, इसलिए सैलरी यहां से बाहर है। कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के बारे में बात करते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये क्या मामला है, मैं आपको समझाता हूं मेरे कबूतर। देखो हम जानते हैं कस्टम लॉ के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर ये आपका यहां पर कस्टम बैरियर अगर होता है, तो कस्टम बैरियर पर इंपोर्ट ड्यूटी भरती है जब यहां से निकलता है माल होम कंजम्पशन के लिए, और यहीं पर आपका आईजीएसटी भी लगाया जाता है। ये जो आईजीएसटी है ये इंपोर्ट ड्यूटी के पैटर्न को फॉलो करता है, क्योंकि इसके जन्मदाता और सब कुछ वही करते हैं, तुम ही माता पिता तुम ही हो। अगर हम इंडिया के बाहर से यहां पर लेकर आते हैं और यहां पर कई बार सेल कर देते हैं, एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जेड ने इसको, फिर वेयर हाउस में आकर माल बेच दिया, तो जब तक कस्टम कंट्रोल के अंदर है कोई माई का लाल इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर डिमांड नहीं कर सकता। इंपोर्ट ड्यूटी की बात तब होती है जब ये कस्टम बैरियर से बाहर जाता है। तो इतने पीरियड में जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी तो क्या उसके ऊपर आईजीएसटी की डिमांड आ सकती है, लिया जा सकता है? नहीं। इसलिए सरकार ने अपने आप को शर्मिंदा ना होते हुए कहा कि भैया हम इसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी की बात होगी नहीं। तो चूंकि हमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं तो आईजीएसटी नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई इन्होंने इसको सप्लाई नहीं माना। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी चाहिए नहीं था इसलिए सप्लाई नहीं बनाया गया। बात की लचक को समझिएगा, ठीक है? हां सर जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चा विकास। तो ये वाली बात अपनी यहां पर निकल के आई साहेब। एंड उसके बाद फिर क्या निकल के आता सर जी? न्यू मैजिक NEW हो गया वेयर हाउस वाला,
और न्यू मैजिक मतलब मॉर्चरी सर्विस जो होती हैं, जो शमशान घाट पर शव को जलाने दफनाने के लिए अंतिम क्रिया करने के लिए जो सर्विस दी जाती हैं, उन पर भी जीएसटी नहीं लगेगा और सप्लाई नहीं माना गया। मोरओवर वो शमशान घाट तक जो बस जाती है, स्वर्ग यात्रा लेकर जाती है, उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। एक्शनेबल क्लेम की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, ये सप्लाई में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये आपकी सप्लाई बनेगी, क्योंकि इसके तार पिछले अर्लियर टैक्स लॉस से जुड़े हुए थे, इस कारण से। गवर्नमेंट पीपल ऑन द फ्लोर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, मंत्री हो, चचा विधायक है हमारे, सही में चचा विधायक है हमारे, अभी इलेक्शन में बने हैं बीजेपी से, तो भाई साहब चचा विधायक तो उनको तो पैसे मिलेंगे, मानदेय मिलेगा अपना, तो चचा पूछेंगे हमसे कि बताइए जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो हम क्या बोले उनको कि नहीं साहब मौज करो, ऐश करो, तुम तो सरकारी प्रतिनिधि हो या जनता के प्रतिनिधि हो, सरकार में तुम्हारा साझा है, आपसे कौन जीएसटी ले सकता है, विधायक हैं आप, तो जीएसटी भला यहां पर कौन ले सकता है। ठीक है सर जी, वैसे करके बात हो जाती है मालिक। और आगे बढ़ते साहब, और फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एमपी एमएलए सारी बात आ गई है, तो जितने भी आपके सरकारी लोग हैं, महकमे वाले, सब बाहर है। मोरओवर जो डायरेक्टर होता है ना बाबू मेरे, डायरेक्टर दो ही प्रकार के होते हैं, होल टाइम, पार्ट टाइम। होल टाइम वाले को एम्प्लॉय मानते हैं, सैलरी बन गई, नो जीएसटी, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी का हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडी का हो। लेकिन जो आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं होते, उनकी एक्टिविटी सर्विस में काउंट होती है, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाहर निकाल दे तो बोला गया पार्ट टाइम एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट बॉडी का है, तो उसके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाएगा। जो कंप्लीटेड बिल्डिंग है या लैंड वगैरह, इनकी सेल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और जो कोर्ट कचहरी की सर्विस है, जो न्यायपालिका है, वहां पर भी इसे सप्लाई हम नहीं मानकर चलते हैं। ये था अपना मालिक यहां पर आकर न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, न्यू मैजिक सी मतलब कोर्ट कचहरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई द ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सरकार को ये पावर है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बोल सकते हैं। मतलब कि वो अगर दिखने में कोई चीज गुड्स है, उसको अगर वे सर्विस बोल देंगे तो उनको कोई पावर है, कोई चपड़चू नहीं करेगा। और अगर कोई सर्विस है तो उसको गुड्स बोल सकते हैं, तो आप भी चपड़चू उसमें नहीं करेंगे। जैसे रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं? मांगता है क्या वो बोलो, काहे जाते रेस्टोरेंट में? सर भूख मिटाने के लिए जाते हैं, तो खाना खाने के लिए ना, तो खाना गुड्स है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो रेस्टोरेंट की जो एक्टिविटी है वो एक गुड्स में आनी चाहिए, लेकिन सर्विस मानते हैं। लेकिन कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि यार क्या फर्क पड़ता है, ना तुम पे फर्क पड़ेगा ना हम पे फर्क पड़ेगा। सर्विस मान लो तब भी आधा आधा होगा और तुम्हें उतना ही देना है, गुड्स मान लो तब भी आधा आधा होगा। हाँ, पहले टाइम के अंदर बवाल हो जाया करते थे इसके ऊपर कि गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि गुड्स है तो वैट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और सर्विस है तो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो पहले हम पर कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत उन पर थी, और उनके चक्कर में हम पर डबल टैक्सेशन आ जाया करता था कि वैट भी भरो और सर्विस टैक्स भी भरो। लेकिन अब वैसी कोई समस्या नहीं है, तो ना तो कोई चैलेंज करेगा, बस यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद आवाज नीचे, ऐसे करके इन्होंने यहां पर बोल दिया है। डोनेशन, क्या डोनेशन, अगर मान लीजिए यहां पर एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट एक मंदिर का ये ऑपरेट करता है यहां पर आकर, और कोई मिस्टर राजकुमार कह लो, मिस्टर राजेश कह लो, इन्होंने यहां पर कुछ मंदिर में पत्थर लगवा दिया या कोई और नेक काम करवा दिया, या फिर यहां पर कोई पानी का टैंक रखवा दिया, कुछ भी मतलब, और इसके लिए डोनेशन दे दिया, तो क्या वो डोनेशन जो दिया है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो क्या वो सप्लाई बनेगा? देखिए, डोनेशन मैंने यहां पर दे दिया मालिक, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? क्या एक्ट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हुई? नो कमर्शियल गेन, कोई यहां पर सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। हम जीएसटी की बात यहां पर नहीं करके चलेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। सर अगर मैं लिखवाता सी राजकुमार क्लासेस लोगो 11 बार ऑल इंडिया हाईएस्ट, 8 बार ऑल इंडिया रैंक 1, पढ़िए पढ़िए, आइए आइए, चले आओ, ये सब करूं वहां पे जाके, पूरा नाटकबाजी करूं वहां पे जाके मैं, तो फिर मैं कमर्शियल गेन ले गया वहां से, फिर वो सप्लाई बन जाएगी, डोनेशन लायबल टू जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे चीखने चिल्लाने को वहां पर कोई जरूरत नहीं है। मंदिर है, भगवान सब देख रहे हैं, अंतर्यामी है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोनेशंस है, नो क्वेश्चन ऑफ सप्लाई। प्लीज इस चैप्टर में ना एक दो जगह थोड़ी गलतियां हो गई हैं, प्लीज इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, 2 बार आ गया है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, इसी में हो गया थोड़ा सा, ये पूरा ही हाथ से लिखा था मैंने दोबारा से, इस चक्कर में ऐसा हो गया है। सेक्शन नंबर 8 आता है, और मुझे लगता है कि सेक्शन नंबर 8 तो आपने इतनी बार पढ़ा होगा कि मैं क्या बताऊं आपको। सर एक नेचुरल बंडल होता है और एक ना हमारा वो क्या बोलते हैं
आर्टिफिशियल बंडल होता है। सप्लाई चैप्टर जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था तो वहां भी इसकी बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। पीएनटी टेस्ट कि 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो, नेचुरली बंडल्ड हो एंड एटलीस्ट 1 सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो। प्रिंसिपल क्या होगी? जिसका कि सब प्रीडोमिनेंट नेचर होगा, जो सब पर हावी है, जो सब पर भारी है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। उसमें क्लासिफिकेशन इसका करवा दिया जाता है। और मिक्स सप्लाई के अंदर क्या करते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो वहां चला जाता है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रखने वाली है। मतलब मैं तो बात को ऐसे याद रखता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वैसे याद रखिएगा। देखिए ये यहां पर मान लीजिए 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी करके, और इनके जो रेट्स हैं ए बी सी डी के वो कुछ ऐसे करके हैं। इसका रेट हो गया साहब जी यहां पर लाइक 12% का, इसका 5% का, इसका 28% का, और इसका हो गया साहब यहां पर 18% का। ठीक है, तो ये जो है आपका ये इनर सर्कल है ना, ये इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है इसका। तो अगर आपकी कंपोजिट सप्लाई है तो इनर सर्कल में रहिए, इनमें से चूज करो कौन सी वाली सब पर हावी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं करना है इसमें, बल्कि ये लॉजिकली देखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, उसके तहत क्लासिफिकेशन कर दीजिए। उसमें ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, कोई सी भी आ सकती है। और अगर ये आप डिसाइड ना कर पाओ तो आउटर सर्कल में आ जाओ, और आउटर सर्कल में आके यहां कर दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कि जिस पे ज्यादा टैक्स है वही यहां पर आपका उसी में क्लासिफिकेशन करवा दिया जाएगा, क्योंकि हम अंदर से पता नहीं रख पा रहे हैं। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। सोन पपड़ी को कोई नहीं खाता, अरे मेरा बच्चा। ठीक सर, ठीक साहब। तो ये हमारे हो जाते हैं, सप्लाईज की बात करते हैं। आगे दे रखे आपके कुछ एक क्लैरिफिकेशंस की यहां पर बात करी गई है, और क्लैरिफिकेशंस क्या बोलते हैं। पहला है एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस वाला। अगर मैं मेरे प्रिंटिंग प्रेस वाले को सॉफ्ट कॉपी देता हूं और बाकी सारा पेपर शेपर इंक विंक सब कुछ लगा के वो बुक बनाकर मुझे देते हैं, तो मुझे अल्टीमेटली निचोड़ बता दीजिए वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है। वहां कंपोजिट सप्लाई है, दो में कंपटीशन होता है कि पेपर मुख्य है या प्रिंटिंग मुख्य है। तो मेरा उनसे कांटेक्ट छपाई का था, प्रिंटिंग का था, उसे सर्विस मानकर चलते हैं। लेकिन बुक बाइंडिंग फॉर्म में आई है। अगर कोई नॉन बाइंडिंग फॉर्म में चीज हो, जैसे पैम्फलेट्स हो गए और आपके ये विजिटिंग कार्ड हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, ये खुली खुली चीज जहां पर बाइंडिंग की एक्टिविटी होती भी नहीं है ना, तो उसको यहां पर माना जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि उसमें प्रीडोमिनेंट नेचर पेपर का आ जाता है, ना कि अदरवाइज प्रिंटिंग का। इज इट ओके? तो उसको सर्विस माना जाता है। आगे बोलते हैं यहां पर आकर कि जो स्टॉक ट्रांसफर वगैरह किए जा रहे हैं, इसमें मैं आपको एग्जांपल दिया करता था, जो सर्विस वैन थी जो घर घर जाकर डोर टू डोर सर्विस करके चलती है, या मान के चलिए हम ले रहे हैं यहां पर एग्जांपल एक डिपो का। यह है हरियाणा रोडवेज की, यहां पर मेरे बच्चा बस है, और यह है इनका हरियाणा रोडवेज का दिल्ली डिपो है, और ये हरियाणा और रोडवेज का हरियाणा वाला डिपो यहां पर आ जाता है ऐसे करके। ठीक है, अब जो बस होती है वो यहां से यहां जाती है और चली आती है, फिर जाती है, फिर चली आती है। ये दोनों हरियाणा रोडवेज के ही अपने एस्टैब्लिशमेंट हैं। मुझे बताइए क्या आपस में दोनों एस्टैब्लिशमेंट डीम्ड डिस्टिंक्ट हैं या नहीं? यस सर, बीच में बॉर्डर आ रहा है तो डीम्ड डिस्टिंक्ट हैं। तो जब ये बस यहां से सवारियों को लेकर जा रही है तो बताएंगे तो ये सप्लाई बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हमने तो यही पढ़ा है कि सप्लाई बननी चाहिए। एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा ये है कि यहां पर एक होंडा का शोरूम है, मान लो यूपी में है, और होंडा का ही एक शोरूम मान लेते हैं आपका दिल्ली में है। ठीक साहब, तो यहां से यहां के लिए कार ट्रांसफर करी जा रही है। ये भी डीम डिस्टिंक्ट है, एक ही व्यक्ति के दो हैं अपना, तो इसको तो हम सप्लाई मानते हैं और जीएसटी भी इस पर लगा दिया जाता है। रूल नंबर 28 के मुताबिक इसका वैल्यूएशन भी करवा दिया जाता है, लेकिन इसे सप्लाई हम नहीं मानते हैं। आप मुझे बताइए दोनों बातों में फर्क क्या है, दोनों केस में फर्क क्या है? मैं बताऊं भाई साहब, यहां से देखो, बिल्कुल निचोड़ पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, निचोड़ पॉइंट मतलब और वहां निकलेगी कि देखिए यहां से जो चीज यहां जा रही है, क्या ये बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर है या नहीं? क्या ये बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर है? ओ यस, तो ठीक है। डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, अगर वो बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर है तो उसे डीम्ड
तो उसे हम सप्लाई यहां पर मानकर चलते हैं। लेकिन हरियाणा रोडवेज की जो बस जा रही है, क्या ये बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर हुआ? नहीं, सुबह गई फिर आ गई फिर गई। यहां पर कोई किताबों से बस निकल के नहीं जा रही है, सिर्फ रोड पर ही जा रही है, इसलिए इसे सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा मान लीजिए क्रेन का बिजनेस है, यूपी में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, क्रेन घूमती रहती है, कभी दिल्ली कभी यूपी, कभी ये कभी वो, लेकिन बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो वो आपकी डिम डिस्टिंग के बीच में भले ही घूम रही हो, सुबह को जाए उस ऑफिस पे, शाम को फिर आ जाए, 10 दिन वहां रह के आए, महीने भर रह के आए मेरे वहां के ऑफिस पर, दूसरे वाले ऑफिस पे, तब भी डिम डिस्टिंक्ट नहीं बनेगी जब तक वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर मौजूद रहेगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सा सर्कुलर और छोटे में मैंने आपके लिए यहां पर निपटा दिया है मेरे कबूतर, बता जरूर दीजिएगा। ठीक है सर जी, आगे बात करते हैं, ये लैब एसकेओ वगैरह की बात करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको बताता हूं। इसमें बात ये हुआ करती थी कि एक देसी एग्जांपल लेके मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से एक मिल्क सप्लायर है और यहां से यहां पर मिल्क ही सप्लाई किया जाता है। इस मिल्क, इसको दरअसल मिल्क नहीं चाहिए था, ये तो क्रीम का बायर था। ये मिल्क से क्रीम अपने यहां निकालता है और क्रीम निकालकर उससे देसी घी ये बनाता है, ठीक। और क्रीम निकलने के बाद जो इसका टोन्ड मिल्क हो जाता है उसे ये वापस कर देता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। तो मैं खरीदार किस चीज का? सर क्रीम का। दूध लिया, क्रीम निचोड़ ली, बाकी सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ क्रीम चाहिए थी, या तो तू निकाल के दे दे या मैं निकाल लूंगा और बात चेगा तुझे भेज दूंगा मैं। तो जब टोन्ड मिल्क इसके पास वापस पहुंचेगा ये उसे बेच देगा, जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो क्रीम है, अच्छा मैं पैसे किस चीज के दूंगा? दूध के या क्रीम के? सब क्रीम के, जितनी भी क्रीम निकली है उसके पैसे दूंगा। यहां पर इनवॉइसिंग क्रीम की होगी साहब, ट्रांजैक्शन क्रीम की है, रेट ऑफ जीएसटी क्रीम का लगाया जाएगा। इस तरह से यहां पर समझाया गया इस पॉइंट के ऊपर कि ट्रांजैक्शन जो हो रही है ये भले मिल्क जा रहा है लेकिन ट्रांजैक्शन ये क्रीम की है। हाउएवर ई वे बिल किसका बनेगा? हाउएवर ई वे बिल किसका बनेगा? ई वे बिल किसका बनाया जाएगा साहब? सर जो ई वे बिल है ना सर जी, ई वे बिल तो सर जो एक्चुअल में चीज मूव हो रही होती है उसका बनता है। ई वे बिल का लिंक सप्लाई से नहीं होता है, उसका लिंक होता है कि व्हाट इज एक्चुअली मूव्ड, और वो है यहां पर दूध। तो ना बाबू ई वे बिल दूध का बनेगा और इनवॉइस जो बनेगा वो सर जी यहां पर बनेगा आपका उसका बनेगा क्रीम का बनेगा। पर सब प्रॉब्लम आएगी अब तो, क्योंकि जब ई वे बिल बनाते हैं तो इनवॉइस की डिटेल्स ई वे बिल में आती हैं, नंबर बताओ, ये बताओ, वो बताओ, लेकिन वो तो क्रीम का है और ई वे बिल दूध का है, चक्कर पड़ेगा सर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू प्रिपेयर अ ट्रांसफर चालान फॉर मिल्क। इनवॉइस क्रीम का, ट्रांसफर चालान मिल्क का, और ट्रांसफर चालान की डिटेल से ई वे बिल आपका बना दिया जाएगा। बोलो बात पकड़ में आई या नहीं आई मेरे बच्चा? बात बता दे मेरे कबूतर। हाँ सर जी आ गई है। तो ऐसे करके हमारी बात होती है। तो ये टेक्निकल एग्जांपल यहां पर इस प्रकार से दे रखा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग जो होती है, ये क्या सर? बस की जो बॉडी बिल्डिंग की जाती है सर जी, उसके ऊपर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सर्कुलर ने कुछ नहीं बताया, मायके वालों ने भ्रमित कर दिया कि डिपेंड करता है। ये डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, पर टू द बेस्ट ऑफ माई ओपिनियन इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट काइंड ऑफ ए जॉब वर्क एक्टिविटी वेयर वी आर सप्लाइंग गुड्स टू द पर्सन, एंड वो उसके ऊपर अपनी लेबर वगैरह लगाता है, कुछ गुड्स भी अपनी तरफ से लगाता है और हमें करके दे देता है। तो ये सर्विस के तौर पे आ जाएगा। रीट्रेडिंग ऑफ टायर है, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, लेकिन अगर मैं रीट्रेडिंग कराने के लिए जा रहा हूं और मेरे पास पुराना टायर भी नहीं था, टायर भी उसी का है, रीट्रेडिंग भी वही करेगा, रबड़ भी वही चढ़ाएगा और मुझे दे देगा। तो इस बार वो रबड़ चढ़ा हुआ टायर मुझे बेच रहा है और वो सप्लाई ऑफ गुड्स वहां पर बन जाती है। ये आपका जो कंज्यूमर फोरम टाइप जो चीजें होती हैं, न्यायपालिका ही है, तो वो भी आपके जीएसटी के दायरे में नहीं आती है। और आगे आता है आपका ये आरसीएम का चक्कर डायरेक्टर के संबंध में। मैं मेरी कंपनी का एक डायरेक्टर हूं और यहां पर एक कंपनी आ जाती है, तो डायरेक्टरशिप के अंदर आरसीएम अपना लगा दिया जाता है। अगर मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं तो आरसीएम में बात करेंगे, लेकिन अगर एक डायरेक्टर हूं मैं और प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी मैं कुछ एक सर्विसेज और दे रहा हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तो मैं अपनी या तो भाई सर्विस बाहर से लेंगे या फिर मैं इन द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोफेशनल। आई थिंक कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, मुझे ध्यान है जब हमने तो वो पढ़ा था ना कंपनीज एक्ट 1956, तो उसमें शायद सेक्शन 314 या कुछ ऐसे करके हुआ करता था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब पता नहीं कंपनीज एक्ट 2013 में कौन सा है। तो यहां पर आकर ये जो है आपका, तो मेरे ओपिनियन में इस पर आरसीएम नहीं आना चाहिए। हालांकि सर्कुलर यही कह रहा है कि इस पर भी आरसीएम लगाया जाएगा, पर मेरे बच्चा ये अलग कैपेसिटी है,
इसको जो पैसा मिलेगा नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टरशिप, राइट। इसको यहां पर जो पैसा मिलेगा नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टरशिप, इसको पैसा प्रोफेशनल कैपेसिटी में यहां पर मिलेगा और इस घटना के ऊपर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगना चाहिए। परंतु सर्कुलर कह रहा है कि रिवर्स चार्ज लगेगा, तो करना तो वही है जो सर्कुलर ने बोला है, क्योंकि आपकी कॉपी भी वैसे ही चेक होगी, पर मैं इस सर्कुलर के अगेंस्ट हूं बिल्कुल, ठीक है जी। वैसे करके मालिक, और उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है आपका ये डायल क्रेडियर एजेंट का, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की यहां पर हम बात करते हैं। तो इस लंबे से सर्कुलर को ना मैंने एक समझाने का प्रयास किया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थ्योरी में तो आसान लिखा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए मुझे इसकी मदद पड़ेगी। और जैसे अब मैं ये पेज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी इस तरह का कोई पेज अगर मैं बीच में इस्तेमाल करूंगा तो उसका मैं इकट्ठा करके, जब बुक खत्म हो जाएगी इसका इकट्ठा करके जो मैंने पेज इस्तेमाल किए हैं उनका पीडीएफ मैं आपका डाल दूंगा वेबसाइट फ्री रिसोर्स के अंदर, ठीक है जी। तो डीसीए जो होता है मतलब डायल क्रेडियर एजेंट होता है। पहले इसे समझिए क्या करता है। नंबर एक, इसके अंदर एक खूबी होती है कि अपने प्रिंसिपल से कमिटमेंट करता है कि मैं आपको बैड डेट्स नहीं होने दूंगा और आपका पूरा पैसा मिलेगा और टाइम पर मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये जो एजेंट होता है, एजेंट रेस्पॉन्सिबल और नॉन रेस्पॉन्सिबल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यस सर। तो अब केस यहां पर बनाया गया है, क्या सुनिए जरा। पहला केस आपकी सेवा में ये रहा कि ये डीसीए यहां पर हो गया है, ठीक साहब। अंबुजा सीमेंट ये रहा, बायर ये रहा। क्या लिखते हैं, केस क्या है। केस ये है कि बायर अनेबल टू मेक पेमेंट ऑन टाइम, डीसीए ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन टू बायर एंड मेक पेमेंट टू अमेजन। मतलब जब ये ट्रांजैक्शन यहां पर हो गई तो ये नॉन रेस्पॉन्सिबल माना है, तो इनवॉइसिंग ऐसे नहीं होगी, बल्कि इनवॉइसिंग ऐसे करवाई जाएगी, क्योंकि ये मेन सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हां पेमेंट के लिए अंबुजा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है। अब बायर को पेमेंट इसको करना था, लेकिन बायर टाइम से पेमेंट नहीं दे पा रहा था, तो ये इसने तो कमिटमेंट किया था कि पैसा टाइम पे मिलेगा। अब ये तो देगा नहीं, क्योंकि डील तो इनवॉइसिंग तो इसके नाम पर हो रखी है। तो ये क्या करता है, ये आदमी इसको बोलेगा ले मुझसे शॉर्ट टर्म लोन ले ले और भैया उसको पेमेंट तो टाइम पर कर दे। कह ठीक है जी, यहां से शॉर्ट टर्म लोन आया, इसने आगे पेमेंट कर दी, ये तो बात खत्म हो गई। अब लेटर ऑन ये जो लोन आया था, ये ब्याज के साथ इसका पैसा वापस लौटाएगा। सवाल ये उठता है कि जब ब्याज के साथ पैसा वापस लौटाया जाएगा तो उस इंटरेस्ट कंपोनेंट पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। उस इंटरेस्ट कंपोनेंट पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, जवाब दीजिए मालिक। सर हम एग्जाम्पशन में पढ़ रखा है हमने, इंटरेस्ट जो होता है अगर वो लोन पर है, डिपॉजिट पर है, एडवांस पे है तो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये वही है, शॉर्ट टर्म लोन दिया था उसके ऊपर का इंटरेस्ट है, इसलिए यहां पर हम ये वाली बात नहीं करके चलेंगे, ऐसे करके। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको सिंगल क्वेरी ना आने दूं। 3 प्रकार की ट्रांजैक्शन यहां पर बनती हैं अंबुजा और बायर के बीच में। एक बन गई ये वाली ट्रांजैक्शन, एक बनेगी ये अपना कमीशन दोनों से मारेगा, और एक ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में बन गई शॉर्ट टर्म लोन वाली। 3 ट्रांजैक्शन है। अंबुजा बायर वाली गुड्स की ट्रांजैक्शन है, सप्लाई है, जीएसटी लग जाएगा। एक डीसीए अपना ये बन गया सप्लायर, सर्विस दे रहा है, इन दोनों से कमीशन चार्ज करेगा तो कमीशन लेगा, सप्लाई है, जीएसटी कमीशन पर आ जाएगा। एक डीसीए और बायर के बीच में हुई ये वाली ट्रांजैक्शन जिस पर ब्याज वापस जाएगा, तो ब्याज जो है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो यहां पर एग्जेम्प्ट करवा दिया जाएगा साहब। ठीक है सर जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए डीसी आपका रेस्पॉन्सिबल एजेंट है, रेस्पॉन्सिबल मींस रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट, रेस्पॉन्सिबल टू द मेन सप्लाई। ये जो मेन सप्लाई हो रही है इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। कल को अगर कुछ भी गलत हुआ तो बायर इसको आके पकड़ेगा, भाई ये क्या करवा दी तूने। इनवॉइसिंग इसी के थ्रू की जाती है, और जो हम शेड्यूल नंबर 1 में बात करते हैं वो इसी रिलेशनशिप की बात करी जाती है। तो यहां पर आकर क्या है कि अब इसको पैसा कौन देगा, पैसे देने की जिम्मेदारी इसकी है, और आगे से यहां से ये लेगा। तो अब इसको पैसा टाइम पर देना था, लेकिन पैसा टाइम पर तब देगा जब यहां से आएगा पैसा। तो ये पैसा टाइम पर नहीं दे रहा था इसको, लेकिन इसने अपनी जेब से इसका तो हिसाब कर दिया। अब इसको बोलेगा बेटा तूने मेरा पैसा लेट किया, मेरा कंसीडरेशन लेट किया है, अब मैं मेरा जो गुड्स का कंसीडरेशन था उस कंसीडरेशन पर इंटरेस्ट लगाकर तुझसे पैसा लूंगा। सवाल ये उठता है कि अब ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, क्या ये किसी लोन एडवांस डिपॉजिट का इंटरेस्ट है? नहीं सर, ये तो एक डिलेड जो कंसीडरेशन था, जो कंसीडरेशन डिले किया उसका ब्याज सर यहां निकल कर आ रहा है। तो सर अकॉर्डिंगली इस वाले ब्याज के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा, जो हमारा सेक्शन नंबर 15 आता है। 15 के अंदर ये बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट पेनल्टी एटसेट्रा जो होते हैं उस पर अपना
जीएसटी लगाया जाता है। और इंटरेस्ट के बारे में एक बड़ी बात, भाई साहब इधर, इंटरेस्ट के बारे में बड़ी बात, इंटरेस्ट अगर मिलता है, एक्चुअल में रिसीव होता है, तो ही जीएसटी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में यह बोलता है कि जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट पर उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। एक और बात बोली जाती है कि जितना भी पैसा मिला है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और जो बनेगा उतना जीएसटी इस पे भरना पड़ेगा। इतनी सारी बातें इंटरेस्ट के लिए यहां पर लिंक आकर हो जाती हैं मेरे बच्चा। ठीक सर जी, वेरी गुड उपेंद्र, भाई वाह, कमाल कर दिया। 3 लोगों ने आज मतलब दिल खुश कर दिया, उपेंद्र, अंजलि एंड प्रियंका, ग्रेट, जीनियस। तो यहां पर ये अंबुजा हो गया, डीसी हो गया, और भाई साहब ये अपना यहां पर गुड्स है, ये पहली ट्रांजैक्शन अंबुजा और डीसी, ये वाली ट्रांजैक्शन जीएसटी लग जाएगा, ये ट्रांजैक्शन जीएसटी लग जाएगा, और डीसी बार जो कमीशन बना उस पर जीएसटी आ जाएगा, और ये भी, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो भी जीएसटी के दायरे में अपना आ जाएगा। दूसरी बात, डेबिट नोट भी जुड़ता है यहां पर आकर। शुरू में तो इनवॉइस की होगी, लेकिन जब इंटरेस्ट आएगा तो मिल जाने के बाद डेबिट नोट जारी करना चाहिए, मिल जाए तो जारी करना डेबिट नोट, तो डेबिट नोट जारी किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली फिर डेबिट नोट को अपग्रेड करेगा ये सप्लायर के जीएसटीआर 1 से होते हुए, ये इसकी लायबिलिटी को आगे जाके बढ़ाएगा, और रेसिपिएंट को अकॉर्डिंगली उतना तक क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये था आपका बेसिकली डीएसए का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कराऊंगा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल और मजेदार चैप्टर है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का। रटने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है मेरे कबूतर, कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा, ऐसे कंसेप्ट्स दूंगा मैं आपको कि आप यूं हवा में कर जाओगे, इस चैप्टर को बोलोगे सबसे फेवरेट चैप्टर हमारा यही है। तो यहां पर आकर कई चीजें मैंने नई भी इसमें ऐड कर रखी हैं आपके लिए, जैसे कि ये कुछ समराइज तैयार किया है, 2-3 पेज पर पहले कंटेंट आया करता था, इसको मैंने यहां पर आकर समराइज भी किया हुआ है। तो कम पेजेस में बहुत कुछ चैप्टर के अंदर मैंने शामिल कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू है, सो मच है, बाय है, टाटा है, लव यू है, और अच्छे से आप काम करते रहिएगा। आज जिनको पेटीएम बोला है वो भी हाई लिख के भेज दें, और जिनका पिछली क्लास का पेटीएम था, मैं सॉरी बोलता हूं, मैं दे नहीं पाया था, वो भी एक बार हाई लिख के भेज दें अपने नंबर के साथ में, मैं उनको पेटीएम भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा एंड लव यू। अब कंप्लीट करते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है बच्चा, अच्छे से तैयारी करना। क्वेश्चन आंसर के वीडियो मैं आपके लिए कल परसों में शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप करते रहिएगा। होली तक की बात है, मतलब 3-4 दिन की बात है, इवन होली से भी 2 दिन बाद मैं आपके फटाफट डेली बेसिस पर, ये इवन एक दिन में 2-2 बार भी आ जाऊंगा लाइव आपके लिए, फटाफट निपटा देंगे हम इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा। और हाँ, मेहनत करते रहिएगा यार, खूब मेहनत करना, खूब मौज करना। लाइफ ना यार बड़ी छोटी सी है ना, और इसमें अगर आप यहां अंदर से प्रसन्न रहने की कला आपके अंदर है, सुख हो, दुख हो, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी की तैसी में जान दो, बस काम करते रहो। जब भी दिमाग में टेंशन आए ना, शेड्यूलिंग करो और काम पे बैठ जाओ और बोलो आज नहीं लूंगा टेंशन। सुबह सुबह उठा करो और उठ के बोलो कि सिर्फ आज, कल टेंशन ले लूंगा लेकिन आज नहीं लूंगा भाई, आज टेंशन नहीं लूंगा। अपने आप से बस रोज सुबह उठ के वादा कर लिया करो, कल लेंगे, कल टेंशन लेंगे, आज नहीं ले रहे, फिर देखो दिन कितना शानदार निकलता है आपका। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा। काम करो, टेंशन अपने आप खत्म। टेंशन सिर्फ उन्हीं को होती है जो काम नहीं करते। काम करना शुरू कर दोगे, टेंशन छू मंतर हो जाएगी। ये हमारा वादा है आपसे। बाय, टाटा।